अध्याय 41। मर जा। रियांश बवंडर की तरह दौड़ा और उसके हाथों में एक कटार प्रकट हो गई। परीक्षण टावर में बिताए 2 महीनों ने रियांश की गति को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया था और गति के मामले में आकाश स्तर के राक्षस भी अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। रियांश ने झपट्टा मारा और एक बर्बर योद्धा का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसका सिर जमीन पर लुढ़कने लगा। लेकिन रियांश अभी रुका नहीं था। उसने दूसरे बर्बर योद्धा पर हमला किया और देखते ही देखते एक और बर्बर योद्धा का सिर जमीन पर लुढ़कने लगा। रियांश मानो किसी प्रेत बाधित व्यक्ति की तरह लग रहा था और बर्बर लोग उसे अपनी आंखों से मुश्किल से ही देख पा रहे थे। दर्द भरी चीखें लगातार गूंज रही थीं और जमीन पर पड़ा दाढ़ी वाला आदमी इस दृश्य को खाली निगाहों से घूर रहा था। धिक्कार है। दाढ़ी वाले व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। रियांश के बारे में उसे मिली जानकारी बिल्कुल गलत थी। वो कोई साधारण स्पेस टाइम दायरे का साधक नहीं है। दाढ़ी वाले आदमी का दिल दुखने लगा। इसी बीच एक और बर्बर योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। दाढ़ी वाले आदमी ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, रुको, ये एक गलतफहमी है। चुप रहो, अनन्या ने उसके मुंह पर पैर रखते हुए कहा। उसे परेशान मत करो, उसे अपनी हत्याओं का आनंद लेने दो। मुझे उसे मारते देखना अच्छा लगता है। दाढ़ी वाला आदमी अवाक रह गया। अनन्या और दाढ़ी वाले आदमी की बातचीत के दौरान ही कई और बर्बर मारे गए। देखते ही देखते 100 से अधिक लाशें जमा हो गईं। बर्बर ये जानकर भयभीत हो गए कि उनके कबीले के इतने सारे लोग मारे गए हैं। अपराधी की एक झलक भी न देख पाने के कारण दृश्य और भी भयावह हो गया था। बर्बर कबीले के सदस्य शक्तिशाली थे और उनके हमले बेहद असरदार थे। दुर्भाग्य से गति कभी भी उनकी खासियत नहीं रही थी। राजा मर गया, भागो, हमें जीना है। दाढ़ी वाले आदमी को जमीन पर पड़ा देखकर एक बर्बर योद्धा दहाड़ा। इतना कहकर वो मुड़ा और वहां से भाग गया। क्या धिक्कार है, मैं अभी भी जिंदा हूं, दाढ़ी वाले आदमी ने आंखें चौड़ी करके दहाड़ा। हालांकि बर्बरों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और भाग गए। रियांश अंततः रुक गया। उसे गर्मी महसूस हुई और उसने देखा कि उसके हाथ में मौजूद कटार से हल्की लाल चमक निकल रही थी। रियांश घबराया हुआ था। मास्टर शिवालय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा खून खौल रहा है? रियांश ने पूछा। छोटे शिवालय ने कहा, मुझे लगता है कि तुम नरसंहार के नशे में चूर हो गए हो। रियांश का चेहरा भावहीन हो गया। छोटे शिवालय ने आगे कहा, तुम्हारा खून तो नहीं खौल रहा है, लेकिन पहली बार इस तरह का वध करने पर घबराहट होना स्वाभाविक है। कुछ देर आराम करने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। रियांश हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। नन्हे शिवालय ने राहत की सांस ली। उसकी आवाज़ पूरे छोटे शिवालय में गूंज उठी और उसने कहा, अच्छा हुआ कि उसका ब्लड लाइन यहाँ जागृत नहीं हुआ। हालात खतरनाक हो जाते। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मिलकर भी उसे काबू कर पाते। उसका मार्गदर्शन करो, ये सुनिश्चित करो कि वो एक अच्छा इंसान बने, रहस्यमयी आवाज़ ने कहा। अच्छे इंसान, तुम्हारा सिर? छोटे शिवालय ने पलटकर जवाब दिया। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया होता तो मैं उसे छोड़ देता। हम यहाँ किसी डरपोक को रास्ता दिखाने नहीं आए हैं, लेकिन अगर उसकी जगह उसका दादाजी यहाँ होते तो इस पर्वत श्रृंखला के सारे राक्षस नष्ट हो गए होते। अगर उसके पिता यहाँ होते तो क्या होता? रहस्यमयी आवाज़ ने पूछा। छोटे शिवालय हिचकिचाते हुए बोला, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। कम से कम वो रियांश की तरह उन राक्षसों को मार डालेगा और फिर किसी बिंदु पर रुक जाएगा। हालांकि वो ऊपरी लोक में सभी जीवन को भी नष्ट कर सकता है। रहस्यमयी आवाज़ इस रहस्य उद्घाटन से अचंभित रह गई। इसी बीच रियांश दाढ़ी वाले आदमी के पास चला गया। दाढ़ी वाला आदमी रियांश से बहुत डरा हुआ था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि रियांश ने उससे पहले ही बोलना शुरू कर दिया। क्या ये आकाश कबीला था? उन्होंने मुझे और छोटी अनन्या को मारने के लिए तुम्हें भेजा था? उसने पूछा। दाढ़ी वाले आदमी ने रियांश को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? रियांश शांत रहते हुए समझाते हुए बोले, ऊपरी लोक में आकाश कबीला ही हमारा एकमात्र दुश्मन है, तो उनके अलावा और कौन हो सकता है? दाढ़ी वाले आदमी की आवाज़ गंभीर हो गई और उसने कहा, मेरे पास आध्यात्मिक खजाने हैं, मुझे बख्श दो और मैं वो तुम्हें दे दूंगा। रियांश ने अचानक दाढ़ी वाले आदमी का गला काट दिया। छप छप, दाढ़ी वाले आदमी का खून उछला और जमीन पर लाल रंग से रंग गया। उसने निराशा से भरी आंखों से रियांश को घूर कर देखा। रियांश ने दाढ़ी वाले आदमी की भंडारण अंगूठी ले ली और कहा, मैं तुम्हें मार सकता हूं और तुम्हारा खजाना मेरा हो जाएगा। दाढ़ी वाला आदमी अब और कुछ बोल नहीं पा रहा था।
रियांश ने भंडारण अंगूठी का निरीक्षण किया और उसे देखकर दंग रह गया। दाढ़ी वाली व्यक्ति के भंडारण अंगूठी में 2 आकाश स्तरीय राक्षसी दैत्य आंतरिक गोलियां, 60,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल और कुछ निम्न स्तरीय राक्षसी दैत्य आंतरिक गोलियां थीं। रियांश बेहद खुश था। आकाश श्रेणी की 2 राक्षसी दैत्य आंतरिक गोलियां 2 लाख से अधिक स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल में बेची जा सकती थीं। दूसरे शब्दों में, भंडारण अंगूठी में रखी वस्तुओं का संयुक्त बाजार मूल्य 3 लाख सोने के आध्यात्मिक क्रिस्टल के बराबर था। 3 लाख? कितना बड़ा लाभ! रियांश ने जल्दी से कहा, मास्टर शिवालय, क्या आप मुझे फंसाने की तकनीक सिखा सकते हैं? छोटा शिवालय अवाक रह गया। इसी बीच अनन्या रियांश के पास गई और एक रुमाल निकालकर धीरे से रियांश के चेहरे से खून पोंछ दिया। रियांश वहीं जम गया। वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे कि रियांश अनन्या की खुशबू में डूबा हुआ था। रियांश खूबसूरत अनन्या को घूरते घूरते स्तब्ध रह गया। अनन्या ने बुदबुदाते हुए कहा, अगली बार जब कोई ऐसी बात कहे तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वे क्या कहते हैं। रियांश ने सिर हिलाते हुए समझाया, वे मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन अगर वे तुम्हारा अपमान करेंगे तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। अनन्या मुस्कुराई, अगर आपसे ज्यादा ताकतवर कोई मेरा अपमान करे तो आप क्या करेंगे? रियांश चुप हो गया। हालांकि उसने जवाब देने में देर नहीं लगाई। अगर मैं उन्हें नहीं हरा सकता तो कोई बात नहीं, चाहे वे मुझे बुरी तरह पीटे, मैं उनसे लड़ूंगा जो तुम्हारा अपमान करेंगे। क्या आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं? इसे सहन कीजिए और चीजें जल्द ही सामान्य हो जाएंगी, अनन्या ने कहा। हालांकि रियांश ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर मुझे उस व्यक्ति को सहन करना पड़े जिसने मेरे प्रिय व्यक्ति का अपमान किया है, तो मैं साधना क्यों कर रहा हूँ? मैं कछुए की तरह सुस्त रहने के लिए तलवारबाज नहीं बना था। अनन्या ने रियांश को गहराई से देखा। क्या कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? उसने हैरानी से पूछा। रियांश ने अनन्या की हैरानी देखी और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ये ठीक है? अनन्या एकदम थम गई। उसने सिर हिलाया और समझाया, मैं बस हैरान रह गई थी। इसके बाद उसने रियांश का हाथ पकड़ा और फिर उसके चेहरे से खून पोंछने लगी। क्या तुम पहली बार किसी पुरुष के साथ ऐसा कर रही हो? रियांश ने पूछा। ये दूसरी बार है, अनन्या ने उत्तर दिया। रियांश जम गया। अनन्या ने ये देखा और समझाया, मेरे पिता की बुरी तरह पिटाई हुई थी और मैंने उनके चेहरे से खून पोंछने में उनकी मदद की। क्यों? क्या इसमें कुछ गलत है? रियांश मुस्कुराया, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने सही किया। अनन्या ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, तुम बेवकूफ हो। रियांश मुस्कुराया। उसने दाढ़ी वाले आदमी के भंडारण अंगूठी से प्राप्त वस्तुओं में से आधी वस्तुएं निकाली और अनन्या को सौंप दी। तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना चाहिए, अनन्या ने कहा। रियांश साधना का दीवाना था और उसे अपनी साधना के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी। रियांश ने सिर हिलाते हुए समझाया, तुम्हारा शरीर अद्वितीय है। मुझे यकीन है कि तुम्हें साधना के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है, अनन्या ने कहना शुरू किया। हालांकि रियांश ने सामान उसकी बाहों में थमाकर उसे बीच में ही रोक दिया। हम आधा लेंगे, बस इतना ही, रियांश ने कहा। ठीक है, अनन्या मुस्कुराई। वह केवल उन वस्तुओं को स्वीकार कर सकती थी और उन्हें अपने भंडारण अंगूठी में रख सकती थी। गड़गड़ाहट। अचानक जमीन कांप उठी, जिससे रियांश और अनन्या अपनी जगह पर ही रुक गए। दोनों ने मुड़कर देखा तो 30 मीटर ऊंचा एक राक्षसी दानव उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। राक्षसी दानव उनसे कुछ किलोमीटर दूर था, लेकिन दोनों को पहले से ही उस दानव की शक्तिशाली आभा का एहसास हो रहा था। अनन्या ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि ये आधे स्तर का सम्राट रैंक का राक्षसी जानवर है। रियांश का चेहरा उतर गया और वह चिल्लाया। अनन्या ने सिर हिलाया। दोनों भागने ही वाले थे कि अनन्या ने कुछ देखा और इशारा करते हुए कहा, देखो। रियांश ने मुड़कर देखा तो एक आदमी उस राक्षसी जानवर के आगे दौड़ रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था। कार्तिक उन्हें देखकर बेहद खुश हो गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, भाई रियांश, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, धिक्कार है, यहाँ आओ और मुझे बचाओ। हालांकि रियांश ने अनन्या का हाथ पकड़ा और भागने के लिए मुड़ गया। कार्तिक स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज कांप रही थी और वह चिल्लाया, भाई रियांश, मेरे प्यारे भाई, मैं हूँ, भाई मैं हूँ, तुम्हारा भाई कार्तिक। अध्याय 42। भागो। उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। भला आधे कदम वाले सम्राट रैंक के राक्षसी जानवर को, जिसके पीछे राक्षसी जानवरों का झुंड हो, कौन रोक सकता था? रियांश, अनन्या और कार्तिक जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े। सौभाग्य से राक्षसी जानवर और राक्षसी जानवरों का झुंड उन तीनों की तरह तेज नहीं थे। वे अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राक्षसी जानवरों का झुंड रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रियांश का चेहरा उतर गया। कार्तिक ने क्या किया? एक अर्धस्तरीय सम्राट रैंक का राक्षसी जानवर राक्षसी जानवरों के झुंड के साथ उसका पीछा क्यों कर रहा है?
जल्द ही तीनों उस पत्थर के चबूतरे पर पहुंच गए जहां आर्य अकेडमी का ध्वजदंड लगा हुआ था। चबूतरे पर पहले से ही 5 लोग मौजूद थे। वज्रगढ़ के 3 प्रतिनिधि, हिमांशु और मुंह में तिनका लिए एक धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति। पांचों ने ऊपर देखा तो उन्हें रियांश, अनन्या और कार्तिक दिखाई दिए। तीनों का पीछा करते हुए राक्षसी जानवरों के झुंड को देखकर वे भौहें चढ़ा बैठे। रियांश ने राक्षसी जानवरों के झुंड पर एक नज़र डाली। ये महसूस करते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया कि राक्षसी जानवरों का झुंड रुकने का कोई इरादा नहीं रखता। उसने पीले पड़े कार्तिक की ओर तिरछी नज़र डाली और पूछा, तुमने क्या किया? कार्तिक की आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, अरे यार, मैं क्या करूं? मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या किया। वे अचानक मेरा पीछा करने लगे। रियांश को यकीन नहीं हुआ। उसने गंभीर स्वर में एक बार फिर पूछा, तुमने कुछ तो किया होगा, वरना वे तुम्हारा इतनी दूर तक पीछा नहीं करते। और देखो, ऐसा लगता है कि वे तुम्हें पकड़ने तक नहीं रुकेंगे। कार्तिक हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने एक अंडा निकाला और कहा, मैंने इसे उठाया है। क्या ये अंडा उस राक्षस का है? कार्तिक ने कहा। रियांश अवाक रह गया और उसने पूछा, आप क्या सोचते हैं? रियांश ने कार्तिक से अंडा छीनने का फैसला किया। फिर उसने उसे ऊपर उठाया और ये सुनिश्चित किया कि अर्धचरणीय सम्राट रैंक का राक्षसी जानवर उसे देख ले। एक कदम और बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारा अंडा फोड़ दूंगा, रियांश चिल्लाया। सबके चेहरे अजीब से हो गए। जाहिर है वे किसी दूसरे के अंडे के बारे में सोच रहे थे। अर्धचरण के सम्राट रैंक का राक्षसी जानवर रुक गया और रियांश को घूरने लगा। राक्षसी जानवरों का झुंड भी रुक गया। रियांश ने दानव को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, यहाँ कुछ गलतफहमी है। उस राक्षसी जानवर ने व्यंग करते हुए कहा, तुमने मेरा अंडा मुझसे छीन लिया और अब तुम उसी का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कर रहे हो। भला इसमें गलतफहमी कैसे हो सकती है? रियांश ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, क्यों ना हम इसे लड़ाई से सुलझा लें? उस राक्षसी जानवर ने रियांश को घूरते हुए कहा, अगर तुम लड़ाई हार गए तो क्या होगा? रियांश मुस्कुराया, हार गया तो मेरी जान तुम ले लेना। मैं इस क्षेत्र के राजाओं में से एक हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार करनी होगी। मनुष्य, यदि तुम जीतते हो तो मैं इस मामले को यहीं छोड़ दूंगा, लेकिन यदि तुम हारते हो तो तुम अपने मित्रों के साथ मर जाओगे, उस राक्षसी जानवर ने कहा। ठीक है, रियांश ने सिर हिलाते हुए कहा। उस राक्षसी जानवर ने राक्षसी जानवरों के झुंड को पीछे हटने का आदेश दिया। भाई रियांश, क्या आप मुझे उससे लड़ने देंगे? मैंने ही तो ये स्थिति बनाई है, इसलिए मुझे ही इसका परिणाम भुगतना चाहिए, कार्तिक ने कहा। रियांश ने कार्तिक की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का मौका तलाश रहा था। देखा तुमने, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ये मौका दोगे। कार्तिक हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। इतना कहकर रियांश उस राक्षसी जानवर की ओर चलने लगा। रियांश को घूरते हुए कार्तिक के चेहरे पर जटिल भाव थे। कार्तिक भली भांति जानता था कि रियांश ने पहले जो कुछ कहा था वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहा था। आखिरकार कार्तिक को इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वह उस राक्षसी जानवर का सामना कर पाएगा। उसे हराने की तो बात ही छोड़िए। रियांश का सामना अर्धचरणीय सम्राट रैंक के एक राक्षसी जानवर से होने वाला था। अर्धचरणीय सम्राट रैंक का राक्षसी जानवर स्पेस टाइम दायरे के साधक जितना ही शक्तिशाली था। इससे बुरी बात यह थी कि राक्षसी जानवर जन्मजात रूप से मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली थे। उनकी रक्षा क्षमता को भी कम नहीं आंका जा सकता था। सभी लोग रियांश को उस राक्षसी जानवर के सामने चलते हुए देख रहे थे। महामहिम, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, इसलिए यदि मैं बेईमानी भरे साधनों का सहारा लूं तो कृपया मुझे क्षमा करें, रियांश ने कहा। उस राक्षसी जानवर ने शांत भाव से कहा, जो चाहो करो। स्विश! रियांश अचानक गायब हो गया। वो एक भूत की तरह उस राक्षसी जानवर के सामने फिर से प्रकट हुआ और उसने उस राक्षसी जानवर के गुप्तांगों पर लात मारी। ये दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। रियांश की लात राक्षसी जानवर के प्रतिक्रिया करने से पहले ही लग गई। बूम! उस राक्षसी जानवर की आंखें चौड़ी हो गईं और वो तेजी से रियांश से दूर होता चला गया। हालांकि पीछे हटते हुए उसने रियांश पर एक मुक्का मारा। बूम! उस राक्षसी जानवर के मुक्के से जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया, लेकिन वो रियांश को नहीं लगा, जो पहले ही उस राक्षसी जानवर के पीछे प्रकट हो चुका था। रियांश ने राक्षसी जानवर के गुप्तांगों की ओर एक और लात मारी। बूम! उस राक्षसी जानवर की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो कराह उठा और अपने गुप्तांगों को ढक लिया। स्विश! रियांश अचानक गायब हो गया और राक्षसी जानवर के ऊपर फिर से प्रकट हुआ। उसने अपना खंजर राक्षसी जानवर के गले के पास रख दिया, जिससे लड़ाई समाप्त हो गई। सभी के चेहरे पर गंभीरता थी। रियांश की गति ने उन्हें चौंका दिया था। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने रियांश को अर्थपूर्ण ढंग से देखा।
हिमांशु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन रियांश को डांटते हुए कहा, कितना धूर्त है। तनिष्का ने हैरानी से कहा, कितना बड़ा बदमाश है। ललित ने सिर हिलाते हुए कहा, उसने ऐसे राक्षसी जानवर से निपटने के लिए सबसे प्रभावी तरीका चुना है, जिसके पास इतनी अविश्वसनीय रक्षा क्षमता है। उसकी गति वाकई दिलचस्प है, ललित ने कहा। उसने तनिष्का की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हारी तलवार उससे तेज है? तनिष्का काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, मुझे उसे एक ही वार में मारना होगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। ये स्वीकार करते हुए ललित का चेहरा गंभीर हो गया। वो बहुत तेज है। अगर उसने मेरे खिलाफ भी वही युद्ध शैली अपनाई जो उसने उस राक्षसी जानवर के खिलाफ अपनाई थी, तो उसे हराना मेरे लिए मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर्यभूमि से उनके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति निकलेगा, ललित ने कहा। इसी बीच रियांश ने राक्षसी जानवर को न मारने का फैसला किया। वो राक्षसी जानवर के पास उतरा और अंडे को जमीन पर रख दिया। माननीय न्यायाधीश महोदय, ये रहा आपका अंडा, रियांश ने कहा। उस राक्षसी जानवर ने रियांश को घूरते हुए कहा, तुम्हारी गति असामान्य है। रियांश मुस्कुराया और चुप रहा। वो राक्षसी जानवर काफी देर तक चुप रहा। आखिरकार उसने अंडा उठाया और कहा, ये तुम्हारी जीत है, हमारे बीच का हिसाब चुकता हो गया है। इसके साथ ही वो राक्षसी जानवरों के झुंड के साथ जाने के लिए मुड़ गया। रियांश चुपचाप युद्ध के बारे में सोचता रहा। ऐसा लगता है कि अगर कोई काफी तेज हो तो उसे हराना सचमुच नामुमकिन हो सकता है। अफसोस की बात है कि वो राक्षसी जानवर इतना ताकतवर नहीं था कि मैं अपनी क्षमताओं को परख सकूं। आर्य अकादमी के परीक्षण टावर की 9वीं मंजिल पर उस प्रेत से लड़ने के बाद से रियांश को अभी तक ऐसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला था जिससे उसे खतरा महसूस हो। रियांश को कुछ सूझा और उसने वज्रगढ़ के अरहान की ओर मुड़कर देखा। ललित मुस्कुराया। उसने अपने बगल में खड़े धूसर वस्त्रधारी अरहान की ओर मुड़कर कहा, वो तुम्हें देख रहा है। मुझे लगता है कि वो बदमाश तुम्हें चुनौती देना चाहता है। हाँ हाँ। अरहान ने रियांश की ओर एक नज़र डाली और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये मेरा युद्ध क्षेत्र नहीं है, ललित ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानता हूं कि नीलांबर दिव्य महाद्वीप तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है। लड़का शक्तिशाली तो है, लेकिन वो तुम्हें चुनौती देने के योग्य बिल्कुल नहीं है। इस टिप्पणी पर अरहान ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और कहा, हिमांशु मुझे भी निशाना बना रहा है, जिसका मतलब है कि वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। मैं उन्हें कम नहीं आंकूंगा, केवल मूर्ख ही अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकता है। अगर तुम उस राक्षसी जानवर की जगह होते तो रियांश तुम्हें पलक झपकते ही कुचल देता। आधे चरण वाले सम्राट रैंक के उस राक्षसी जानवर की इतनी जल्दी हार का कारण रियांश को कम आंकना था। ललित ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। मैं वज्रगढ़ के 1000 साल पुराने गौरव की रक्षा करूंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मर जाएगा, अरहान ने आंखें बंद करके घोषणा की। अध्याय 43। रियांश, अनन्या और कार्तिक एक दूसरे के बगल में बैठे थे और दूर तक देख रहे थे। वे नितिन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई, क्योंकि 2 घंटे बाद भी नितिन का कोई पता नहीं चल पाया था। चिंता मत करो, अगर वो मैच छोड़ देता है तो अकादमी उसे वापस ले जाएगी। वो ठीक रहेगा, कार्तिक ने कहा। रियांश ने सिर हिलाया। उसने दूर तक फैले खेतों की ओर देखा। उसकी नितिन से ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि नितिन इस दौर में जीत जाए। आखिरकार वे सब आर्यभूमि से ही थे। जल्द ही शाम ढल गई और नितिन का कहीं पता नहीं चला। पत्थर के चबूतरे पर 20 से अधिक लोग जमा हो चुके थे और खेल समाप्त होने में केवल 1 घंटा बचा था। कार्तिक ने धूसर वस्त्र पहने अरहान की ओर एक नज़र डाली और कहा, क्या आपने उसके बारे में सुना है? वो वज्रगढ़ का अरहान है। रियांश ने अरहान की ओर भी एक नज़र डाली। अरहान उनके सामने बने पत्थर के चबूतरे पर पहुंच चुका था। ऐसा लगा मानो अरहान को रियांश की निगाह का आभास हो गया हो। उसने रियांश की ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराया। रियांश भी हल्के से मुस्कुराया। कार्तिक ने आगे कहा, यहाँ लगभग 19 लोग अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वे निश्चित रूप से रैंकिंग में शामिल होंगे। रियांश ने हल्के से सिर हिलाया। उसने दूर तक देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इसी बीच निहारिका प्रतिभागियों के बीच प्रकट हुईं। उनके आगमन के साथ ही दूसरे दौर का समापन हो गया। अचानक कार्तिक ने कहीं इशारा किया। देखो। रियांश ने मुड़कर देखा तो एक आदमी बेतहाशा उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। वो आदमी संघर्ष करता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका दाहिना हाथ उसके पेट पर दबा हुआ था।
उसकी उंगलियों के बीच से खून टपक रहा था। उपस्थित लोग चुपचाप देखते रहे जब वो व्यक्ति पत्थर के चबूतरे पर चढ़ा। निहारिका ने भी कुछ नहीं कहा। सबकी निगाहों में वो आदमी दौड़कर निहारिका के पास पहुंचा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, मैं देर से तो नहीं आया, है ना? निहारिका ने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम देर से आए हो। वो आदमी जम गया और कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हालांकि निहारिका ने कहा, लेकिन मैं एक अपवाद कर सकती हूँ। एक अपवाद? सभी लोग उसके शब्दों को समझने के लिए स्तब्ध रह गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि निहारिका के पास ये तय करने का अधिकार था कि कोई प्रतिभागी देर से आया है या नहीं, और ऐसा लग रहा था कि उसने उस व्यक्ति को एक मौका देने का फैसला किया था। उस व्यक्ति ने झुककर गहरा अभिवादन किया। धन्यवाद, मुख्य छात्र प्रतिनिधि निहारिका। निहारिका मुस्कुराई और फिर मुड़कर बाकी सभी की ओर देखने लगी। तीसरा दौर पिछले 2 दौरों से अलग है। तीसरा दौर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई होगी। मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहती हूँ। कृपया अपना झंडा ध्यान से चुनें। अगर आपने किसी ताकतवर प्रतिद्वंदी को चुन लिया तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। निहारिका ने उंगली उठाई और आगे कहा, एक रात यहाँ मौजूद सभी लोगों को आराम करने के लिए एक रात मिलेगी। कल सुबह आपको एक बंजर भूमि में ले जाया जाएगा। युद्धों का सीधा प्रसारण 360 राज्यों में किया जाएगा। अकादमी के वरिष्ठों और धरातल कबीले के महान बुजुर्ग के अलावा 6 महान कबीलों का एक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगा। निहारिका ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ अपनी बात समाप्त की। 6 महान कबीले? जो लोग उन 6 महान कबीलों के बारे में जानते थे वे चौंक गए। निहारिका मुस्कुराई और समझाया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप में से अधिकांश ने उनके बारे में नहीं सुना है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि 6 महान कबीले प्राचीन कबीले हैं जो लाखों वर्षों से अस्तित्व में हैं। उनकी नींव बेहद मजबूत है और शक्तिशाली योद्धाओं की संख्या के मामले में वे आर्य यूनिवर्स के बाद दूसरे स्थान पर हैं। 6 महान कबीलों द्वारा चुना जाना एक अद्भुत अवसर होगा। निहारिका अनन्या की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। नीलांबर दिव्य महाद्वीप की आर्य अकादमी केवल मार्शल प्रतियोगिता का चयन करती है। दूसरे शब्दों में, प्रतिभागियों के पास केवल 6 महान कबीलों में से किसी एक को चुनने का ही विकल्प था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि 6 महान कबीलों द्वारा चुना जाना जीवन में एक बार मिलने वाला सौभाग्यशाली अवसर था। ऊपर से मिलने वाले संसाधन नीचे वालों को मिलने वाले संसाधनों से अतुलनीय थे। प्रतिभागी इस बात से अवगत थे, इसलिए वे यह खबर सुनकर रोमांचित हो गए। निहारिका मुस्कुराई और फिर मुड़कर जाने लगी। प्रतिभागी उत्साहित चेहरों के साथ जमीन पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें आखिरकार यह एहसास होने लगा था कि वे दूसरे दौर में सफल हो गए हैं। तीसरे दौर के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रतिभागी अपने आप में प्रभावशाली साधक थे। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था, लेकिन अब केवल लगभग 30 लोग ही बचे थे। उनका तीसरे दौर तक पहुंचना वाकई सराहनीय था। रियांश और बाकी 2 लोग अलाव के चारों ओर बैठे थे। रियांश ने मुर्गी भुनने का फैसला किया, हालांकि उन्हें वास्तव में भूख नहीं थी। रियांश ने मुर्गे की टांग तोड़ी और अनन्या को दे दी। अलाव की लालिमा में अनन्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनन्या ने चिकन लेग स्वीकार किया और पूछा, आप किस जगह जाना चाहते थे? कार्तिक ने रियांश की ओर मुड़कर देखा। सच कहें तो प्रथम स्थान हासिल करने का मतलब था कि बहुत अधिक दबाव झेलना पड़ेगा। आखिरकार प्रथम स्थान सुरक्षित करने के लिए उन्हें वज्रगढ़ से मुकाबला करना होगा। हिमांशु भी प्रथम स्थान के लिए प्रयास करेगा। रियांश मुस्कुराया और बोला, बेशक, पहला स्थान। प्रथम स्थान। अनन्या ने रियांश को टकटकी लगाकर देखा। हालांकि जल्द ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कार्तिक ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम कर सकती हो। अंततः समूह ने अपना भोजन समाप्त किया और आराम करने के लिए तितर-बितर हो गए। रियांश एक चट्टान पर सिर के पीछे हाथ रखकर लेटा हुआ था और वह चांद की ओर देख रहा था, मानो गहरी सोच में डूबा हुआ हो। एक सुगंध उसकी ओर बहकर आई। उसने मुड़कर देखा तो अनन्या उसके बगल में लेटी हुई थी। रियांश मुस्कुराया। अनन्या भी मुस्कुराई और पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस खुश हूँ, रियांश ने कहा। अनन्या ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं भी।
दोनों चुपचाप चट्टान पर लेटे रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने परिवारों, जीवन और भविष्य में वे क्या करना चाहते हैं जैसे सामान्य विषयों पर बात करना शुरू कर दिया। घंटे बीतते गए और पत्थर का चबूतरा सन्नाटे में डूब गया। चांद अभी भी ऊपर लटका हुआ था और आकाश हमेशा की तरह तारों से भरा हुआ था। रियांश ने अनन्या की ओर देखा और पाया कि वह उसके बगल में सो गई थी। रियांश ने अपना चोला उतारकर उसे अनन्या के ऊपर डाल दिया, फिर वह उसके बगल में लेट गया। अनन्या उसके और करीब झुक गई और उसकी बाह को तकिए की तरह इस्तेमाल करने लगी। रियांश चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और धीरे से अपना दाहिना हाथ अनन्या के गाल पर रख दिया। रियांश ने सोते हुए उसके चेहरे को देखकर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसका हृदय स्नेह से भर गया। रियांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और छोटे शिवालय से कहा, मास्टर शिवालय, क्या आप सो रहे हैं? कुछ क्षण बाद छोटे शिवालय का जवाब आया, नहीं, नन्हे शिवालय ने कहा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने आगे कहा, मुझे सोने की जरूरत नहीं है। रियांश असमंजस में पड़ गया, क्यों नहीं? छोटे शिवालय ने कहा, बस मुझे बता दो कि तुम क्या चाहते हो। रियांश हिचकिचाते हुए लग रहा था जब उसने पूछा, मास्टर शिवालय, क्या सूर्यवंशी कबीला 6 महान कबीलों में से एक है? छोटे शिवालय ने उत्तर दिया, नहीं। रियांश हैरान रह गया, सचमुच? छोटे शिवालय ने समझाया, वे 6 महान कबीलों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। रियांश ने पूछा, क्या ऐसा है? छोटे शिवालय ने कहा, यह सिर्फ सूर्यवंशी कबीले की बात नहीं है, आर्य यूनिवर्स में हर कोई शक्तिशाली है, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। क्या आप समझते हैं? रियांश काफी देर तक चुप रहने के बाद बोला, अगर मैं उस सादे स्कर्ट वाली बहन जितना शक्तिशाली हो जाऊं, तो क्या मुझे फिर भी उनसे डरने की जरूरत होगी? अब छोटे शिवालय की बारी थी खामोश होने की। छोटा शिवालय काफी देर तक खामोश रहा, फिर उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि तब तक सूर्यवंशी कबीला तुम्हें कुछ सम्मान देगा। रियांश ने सिर हिलाकर कहा, वह एक महान तलवार अमर है ना? मास्टर शिवालय, मैं जल्द से जल्द महान तलवार अमर बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। छोटे शिवालय ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अध्याय 44। जैसे ही सूरज की रोशनी ने रात के अंधेरे को चीर दिया, क्षितिज पर एक हल्की सी आभा उभर आई। सुबह हो चुकी थी और जागने का समय हो गया था। अनन्या की आंखें खुली। उसने मुड़कर देखा तो रियांश का चेहरा उससे कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसके सुगठित चेहरे और तीक्ष्ण नैन नक्श ने एक ऐसा मानक स्थापित किया जिसकी बराबरी कुछ ही लोग कर सकते थे। अनन्या मुस्कुराई। वो खड़ी हुई और अंगड़ाई लेने लगी। रियांश की आंखें खुल गई। उसने अपने सामने खड़ी सुंदरता को निहारा और मुस्कुरा उठा। निहारिका एक बार फिर नजर आईं और उन्होंने चौड़े गले वाली लाल स्कर्ट पहनी हुई थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब समय आ गया है, उसने घोषणा की। सबके पैरों के नीचे मौजूद टेलीपोर्टेशन सरणी में अचानक तेज रोशनी हुई और सभी लोग वहां से गायब हो गए। तेज रोशनी ने कुछ समय के लिए सभी को अंधा कर दिया, लेकिन वे जल्द ही संभल गए और खुद को एक बंजर भूमि पर खड़ा पाया। क्षितिज पर दिखाई दे रहे 10 झंडों के अलावा और कुछ नहीं था। ये झंडे कुछ 1000 मीटर की दूरी पर थे और बीच वाले झंडे पर सुनहरे अक्षरों में बड़े ही बारीकी से लिखा था, पहला स्थान। सभी प्रतिभागी झंडे को घूर रहे थे, लेकिन उनके भीतर की भावनाएं एक दूसरे से भिन्न थीं। तभी आकाश में एक बादल प्रक्षेपण गोला प्रकट हुआ। ये स्पष्ट था कि हर राज्य उन्हें देख रहा था। प्रतिभागियों के दाहिनी ओर एक पत्थर का चबूतरा उभरा। पत्थर का चबूतरा सैकड़ों मीटर चौड़ा था और उस पर कुर्सियों की कतारें लगी हुई थीं। ये चबूतरा स्पष्ट रूप से तीसरे स्तर के दर्शकों के लिए था और दर्शकों में अधिकतर ऊपरी लोक की आर्या अकादमी के छात्र और कुछ शिक्षक शामिल थे। वहाँ कई अलग अलग कबीलों के बुजुर्ग भी मौजूद थे। उनकी उत्पत्ति अलग अलग थी, लेकिन उन सभी में एक बात समान थी, उन्हें मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को प्रत्यक्ष रूप से देखने का सौभाग्य प्राप्त था। अकादमी प्रमुख, कृपया, एक आवाज़ बंजर भूमि में गूंज उठी। पत्थर के चबूतरे पर रखी कुर्सियों के सामने अचानक एक महिला प्रकट हुई। महिला की गहरे बैंगनी रंग की स्कर्ट हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी और वो नीरसता के सागर में टिमटिमाती लौ की तरह लग रही थी। उसकी पोशाक उसे सबसे अलग दिखा रही थी और वो सबका ध्यान और सम्मान आकर्षित कर रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वो शक्ति और आत्मविश्वास दोनों से भरपूर लग रही थी। वो उच्च लोक की ऊपरी लोक की आर्या अकादमी की अकादमी प्रमुख थीं, शारिका। रियांश उसे देखकर स्तब्ध रह गया। आकाश कबीले के एक बुजुर्ग की हत्या करने के बाद भागते समय उसकी नज़र उस पर पड़ी थी। क्या वो वास्तव में ऊपरी लोक की आर्या अकादमी की प्रमुख है?
तभी उस महिला ने सीधे रियांश की आंखों में देखा और नखरे से पलक झपकाई। रियांश अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने ऊंचे पद पर है, लेकिन इससे ये बात समझ में आ गई कि उसने उस समय अपनी पहचान क्यों नहीं बताई थी। शारिका के बगल में एक बूढ़ा आदमी और एक औरत दिखाई दिए। उस बूढ़े व्यक्ति की बाईं छाती पर एक सुनहरा बैज लगा हुआ था जिस पर आर्य खुदा हुआ था। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम त्रिलोचन था और वो नीलांबर दिव्य महाद्वीप के आर्या अकादमी के एक उच्च पदस्थ वरिष्ठ थे। वे अकादमी के वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए जाहिर तौर पर उनका काफी प्रभाव था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि त्रिलोचन को अरहान में दिलचस्पी थी, क्योंकि प्रतिभागियों के सामने आने के बाद से वो केवल उसे ही घूर रहा था। उसके बगल में बैठी महिला धरातल कबीले की एक बुजुर्ग महिला थी और उसकी निगाहें अनन्या पर टिकी हुई थी। बेशक ऐसा नहीं था कि उसे अरहान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, हालांकि वो इस बात से भली भांति अवगत थी कि वो कभी भी नीलांबर दिव्य महाद्वीप की आर्या अकादमी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। दर्शक अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। शारिका मुस्कुराई और बोली, बुजुर्ग त्रिलोचन, इस मार्शल प्रतियोगिता के विजेता को नीलांबर दिव्य महाद्वीप जाने से पहले एक निश्चित अवधि के लिए मेरी अकादमी में साधना करनी होगी। हालांकि आप उन्हें जल्दी ले जाने की हड़बड़ी में दिख रहे हैं। त्रिलोचन ने सिर हिलाकर कहा, अकादमी प्रमुख शारिका, मुझे सचमुच जल्दी है। शारिका ने थोड़ी देर के लिए भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? त्रिलोचन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भाग्य प्रतियोगिता। शारिका की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये शुरू हो गया है? त्रिलोचन ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। हाँ। शारिका ने पूछा, और आप पर बहुत दबाव है? त्रिलोचन ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, बिल्कुल, वरना मैं अरहान को इतनी जल्दी में यहाँ से क्यों ले जा रहा होता। त्रिलोचन ने अरहान की ओर तिरछी नजर डाली और आगे कहा, वही एकमात्र व्यक्ति है जो उन लोगों से मुकाबला कर सकता है। मुझे उनके बारे में बताओ, शारिका ने आग्रह किया। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद त्रिलोचन ने समझाया, कुछ समय पहले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो साधना करने के लिए ही पैदा हुआ हो। मैंने ये भी सुना है कि वो पृथ्वीराज की विरासत को आगे बढ़ाएगा। दूसरे शब्दों में, पृथ्वीराज ही उसका दाव रक्षक है। पृथ्वीराज? शारिका ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। पृथ्वीराज, क्या आप चौथे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की बात कर रहे हैं? त्रिलोचन ने सिर हिलाया। बिल्कुल। शारिका का चेहरा गंभीर हो गया। आखिर वो व्यक्ति कितना प्रतिभाशाली था कि पृथ्वीराज उसे अपना दाव रक्षक बनाने को तैयार था? अमर रक्तवंश से युक्त एक प्रतिभा भी उभरी और ऐसी अफवाह है कि उन्होंने अमर रक्तवंश को पूरी तरह से जागृत कर लिया था। हालांकि उन्होंने तलवार मास्टर के पागल दानव रक्तवंश को भी जागृत कर दिया। अमर वंश के लंबे इतिहास में प्रतिभा के मामले में वे तलवार के उस्ताद के बाद दूसरे स्थान पर हैं, त्रिलोचन ने कहा। अमर वंश? शारिका का चेहरा उदास हो गया। अमर कबीले 6 महान कबीलों में प्रथम स्थान पर था। आर्य ब्रह्मांड के असाधारण कबीलों के अलावा अमर कबीला सबसे श्रेष्ठ था। आर्य ब्रह्मांड के महान कबीले उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि तलवार मास्टर की माता अमर कबीले से थीं। शारिका ने पूछा, उनका दाव रक्षक कौन है? त्रिलोचन की आवाज़ गंभीर लग रही थी जब उसने जवाब दिया, मैंने सुना है कि वो असीम गुरु हैं। मुझे यकीन है कि आपने उनके बारे में सुना होगा, क्योंकि वो एक बार तलवार गुरु के साथ सत्यलोक गए थे। असीम गुरु? शारिका अवाक रह गया। असीम मास्टर तलवार मास्टर के समान स्तर का एक अन्य मास्टर था। हालांकि त्रिलोचन अभी रुके नहीं थे। उन्होंने कहा, राक्षस लोक में भी एक प्रतिभाशाली प्राणी प्रकट हुआ है। उसके जन्म ने राक्षस वंश को चौंका दिया, क्योंकि वो प्राचीन निर्जन शरीर और पवित्र नेत्रों के साथ पैदा हुआ था। ये बात पक्की नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि चीफ सोमेश्वर उस प्रतिभा के दाव रक्षक बनने के लिए दानव लोक गए थे। त्रिलोचन ने कुछ देर रुककर कहा, वे असाधारण प्रतिभाएं हैं जिनके पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दाव रक्षक हैं। आकाशगंगा से भी एक व्यक्ति था। शारिका ने भौहें चढ़ाकर पूछा, आकाशगंगा? त्रिलोचन ने सिर हिलाया और कांपती ठुड्डी के साथ कहा, मैंने सुना है कि वे इस पीढ़ी के चुने हुए लोग हैं। चुना हुआ व्यक्ति? पिछली पीढ़ी का चुना हुआ व्यक्ति तो तलवारबाज था। शारिका दंग रह गया। चुने हुए व्यक्ति की प्रतिभा वाकई समझ से परे थी और वो निश्चित रूप से अपनी पीढ़ी के अन्य प्रतिभाशाली लोगों को भी मात देने में सक्षम थे। तो चुना हुआ व्यक्ति प्रकट हो चुके हैं? त्रिलोचन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं इतनी जल्दी में क्यों हूँ। शारिका ने अरहान की ओर तिरछी नज़र डालते हुए पूछा, उसका दाव रक्षक कौन है?
त्रिलोचन ने उत्तर दिया, हमें लगता है कि ये मार्शल देवी रिद्धिमा हैं। हे मार्शल देवी रिद्धिमा। शारिका के चेहरे पर एक गंभीर भाव छा गया। उसे अचानक कुछ याद आया, जिससे उसकी नज़र दूर खड़े रियांश पर पड़ी। उसे रियांश पर दया आई, क्योंकि उसके पास कोई दाव रक्षक नहीं था। वर्तमान पीढ़ी में पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक प्रतिभा थी, और दाव रक्षक के बिना एक युवा साधक, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आगे नहीं बढ़ सकता था। साधना का मार्ग अंतहीन था, और भाग्य और कर्म को समझने के लिए अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना अनिवार्य था। बिना किसी मार्गदर्शक के कोई व्यक्ति कितनी दूर तक जा सकता था। शारिका की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। शुरुआत में उसे रियांश से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन रियांश के साथियों के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दाव रक्षक न होने की बात सुनकर वो भी निराश हो गई। अध्याय 45। रियांश की आंखें कसकर बंद थीं। वो प्रथम स्थान के लिए दूसरों से मुकाबला करने की योजना बना रहा था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पूरा आर्यभूमि उनके समर्थन में था। 10 वर्षों में होने वाली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के तीसरे दौर में पहुंचने में किसी को काफ़ी समय लग गया था, इसलिए रियांश आर्यभूमि की नज़रों में पहले से ही हीरो बन चुका था। हिमांशु की नज़र भी प्रथम स्थान के झंडे पर थी। वो भी इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाना चाहता था। औरिल्था कई वर्षों से दूसरे स्थान पर था, और इस समय दूसरा स्थान औरिल्था के लिए सम्मान की बात नहीं, बल्कि शर्मनाक था। हमेशा दूसरे स्थान पर रहने का उपनाम बेहद बुरा था। कई वर्षों से औरिल्था के साधकों का एकमात्र लक्ष्य था नंबर 1 राज्य बनना। हालांकि वे कई वर्षों से नंबर 1 राज्य बनने में असफल रहे थे। हिमांशु ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। प्रतिभागियों ने प्रथम स्थान के झंडे पर एक नज़र डाली और फिर अपनी निगाहें हटा लीं। हर कोई उस झंडे के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। औरिल्था और वज्रगढ़ इतने शक्तिशाली थे कि उनसे मुकाबला करना नामुमकिन था। इसी बीच अमर खजाने के मंडप ने शांग शहर में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए समर्पित एक अस्थायी सट्टेबाजी घर बनाया। वज्रगढ़ की जीतने की संभावना 1% थी। दूसरे शब्दों में, अगर वज्रगढ़ मार्शल प्रतियोगिता जीत जाता तो जुआरी को वज्रगढ़ के पक्ष में लगाए गए हर 100 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल के बदले 1 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल मिलता। हालांकि कोई भी वज्रगढ़ पर 1000 से अधिक स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल का दांव लगा सकता है। औरिल्था के जीतने की संभावना 1 से 10 थी। प्रत्येक स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल के बदले 10 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल मिलते थे। बाकी राज्यों के लिए संभावनाएं और भी अधिक थीं, 1 से 1000। दूसरे शब्दों में, हर उस स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल के बदले जो आपने किसी अन्य राज्य के पक्ष में दांव पर लगाया था, आपको 1000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अन्य राज्यों पर दांव लगाने की राशि पर कोई सीमा नहीं थी। एक तरह से देखा जाए तो सभी लोग अन्य राज्यों को नीचा देख रहे थे, लेकिन ये समझना जरूरी था कि वज्रगढ़ लंबे समय से युद्धकला प्रतियोगिता में अपना वर्चस्व बनाए हुए था। तभी राधिका अमर खजाने के मंडप में दाखिल हुई। वो भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी और अपना दाव लगाया। आर्यभूमि में 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल, वो चिल्लाई। जैसे ही सबकी निगाहें राधिका पर टिकी, सट्टेबाजी घर में सन्नाटा छा गया। हालांकि उसने सबकी हैरानी भरी निगाहों को अनसुना कर जाने के लिए मुड़कर चली गई। 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल, ये राशि उसकी जीवन भर की बचत थी। इसके अलावा उसने मोहन त्रिपाठी से भी अच्छी खासी रकम उधार ली थी। लेकिन क्यों? इसका एकमात्र कारण ये था कि रियांश ने उसे बताया था कि उसका लक्ष्य प्रथम स्थान प्राप्त करना है। इसी बीच निहारिका बंजर भूमि में प्रतिभागियों के सामने खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए उत्साहपूर्वक घोषणा की, मैं मार्शल प्रतियोगिता के तीसरे और अंतिम दौर के प्रारंभ की घोषणा करती हूँ। इतना कहकर वो दर्शकों के बीच शामिल होने के लिए चली गई। वज्रगढ़ के प्रतिनिधियों ने तुरंत अपनी चाल चली। उन्होंने प्रतिभागियों की अनदेखी की और आत्मविश्वास और अहंकार के साथ प्रथम स्थान का झंडा उठाने के लिए आगे बढ़े। हिमांशु ने भी अपनी चाल चली। उसका लक्ष्य भी प्रथम स्थान का झंडा था, लेकिन उसके इस फैसले से किसी को हैरानी नहीं हुई। आखिरकार औरिल्था ही एकमात्र ऐसा राज्य था जो हमेशा से वज्रगढ़ के खिलाफ लड़ने के योग्य रहा है। हालांकि प्रतिभागियों और दर्शकों को उनके सामने घटित एक चौंकाने वाले दृश्य को देखकर गहरा सदमा लगा। आर्यभूमि क्या कर रहा है? क्या वे भी प्रथम स्थान के लिए प्रयास करना चाहते हैं? 360 राज्यों के दर्शक भी तनावग्रस्त हो गए। हालांकि शुरुआती सदमे से उबरने के बाद दर्शक खिलखिलाकर हंसने लगे। कितना हास्यास्पद, कितना बेतुका! वे निश्चित रूप से अप्रत्याशित हमले का शिकार हो गए। जैसे ही रियांश और अन्य लोग प्रथम स्थान के झंडे की ओर बढ़ने लगे, आर्यभूमि की आर्य अकेडमी में सन्नाटा छा गया।
समय मानो थमसा गया था। तनाव उन पर एक भारी पहाड़ की तरह हावी हो रहा था। उनके लिए अगर उनकी आर्य अकेडमी शीर्ष 10 में शामिल हो जाए तो ये अविश्वसनीय ही होगा। वे प्रथम स्थान के लिए क्यों लड़ रहे हैं? धिक्कार है। किसी ने जोर से अपशब्द कहे और इससे चीख पुकार और रोने चिल्लाने का शोरगुल मच गया। रियांश को प्रथम स्थान के झंडे की ओर बढ़ते देख शारिका मुस्कुरा उठी। वो जानती थी कि रियांश का लक्ष्य प्रथम स्थान प्राप्त करना था। उसके बगल में बैठा त्रिलोचन चुप रहा, जबकि निहारिका का आश्चर्य रुचि में बदल गया। ठीक उसी समय वज्रगढ़ के तीनों प्रतिनिधि रुक गए। तनिष्का ने अनन्या की ओर मुड़कर पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास पौराणिक पवित्र आत्मा काया है? अनन्या ने सिर हिलाया। वास्तव में। तनिष्का ने अनन्या को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा मरना बहुत दुख की बात होगी। अनन्या ने उपहास और ताना मारते हुए कहा, तो फिर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। स्विश। तनिष्का ने अचानक बिजली की गति से अपनी तलवार अनन्या की ओर बढ़ा दी। अधिकांश दर्शकों ने केवल प्रकाश की एक झलक देखी। वे तनिष्का की तलवार की एक झलक भी नहीं देख पाए। तलवार के हवा को चीरते हुए निकलने से एक तीखी आवाज गूंजी। हालांकि तलवार हवा के अलावा किसी चीज से नहीं टकराई, क्योंकि अनन्या पहले ही टेलीपोर्ट करके वहां से गायब हो चुकी थी। त्रिलोचन की आवाज में जिज्ञासा का भाव था जब उन्होंने टिप्पणी की, अंतरिक्ष और समय के प्रति उनकी समझ अविश्वसनीय है। शारिका भी उतनी ही हैरान थी। दिलचस्प, तनिष्का ने बुदबुदाई। कुछ ही क्षणों बाद वो अचानक गायब हो गई और अनन्या के सामने प्रकट होकर ताबड़तोड़ हमले करने लगी। अनन्या के चारों ओर तलवार जैसी रोशनी फैल गई, लेकिन अनन्या भी गायब हो गई और उसने पलटवार किया। दोनों महिलाओं के बीच हुए हमलों के कारण चिंगारियां और अंतरिक्ष स्वयं विकृत हो गए। इसी बीच ललित ने रियांश और हिमांशु की ओर एक नज़र डाली और पूछा, तुम में से कौन मुझसे लड़ेगा? रियांश और हिमांशु ने अपना सिर हिलाया और अपनी ठुड्डी से अरहान की ओर इशारा किया। तुम लोग मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे हो। ललित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हिमांशु की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरे प्रतिद्वंदी बनोगे। हिमांशु ने भौएं चढ़ाकर पूछा, क्यों? ललित ने रियांश की ओर देखा और कहा, उसे गेंद को लात मारने का बहुत शौक है। रियांश का चेहरा भावहीन हो गया। हिमांशु ने कहा, क्या ऐसा है? आप मुझे नीचा तो नहीं दिखा रहे हैं ना? खैर, चिंता मत करो, मैं उसके जितना नीच नहीं हूँ। रियांश उदास था। हिमांशु के शब्द उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसे थे। हालांकि ललित शांत रहा और उसने समझाया, मैं आर्यभूमि के उस बदमाश से लड़ने के बजाय तुमसे लड़ना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि औरिल्था में सुधार हुआ है या नहीं। ललित ने हिमांशु के जवाब का इंतजार नहीं किया। वो झपटा और हिमांशु पर एक मुक्का बरसा दिया। बूम! ललित का मुक्का हिमांशु की ओर जाते ही एक जोरदार धमाका हुआ। पता चला कि ललित शारीरिक शक्ति का अभ्यास करने वाला व्यक्ति था। हिमांशु ने अपनी हथेलियों को एक साथ रखा और मंत्रोच्चार किया। बूम! एक अलौकिक प्रकाश उतरा और ललित को कुछ मीटर दूर उड़ा ले गया। जिस स्थान पर ललित पहले खड़ा था, वहां जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया था। दर्शक स्तब्ध रह गए। ललित ने अपनी हालत देखने के लिए नीचे देखा और पाया कि किरण के प्रहार से लगी गर्मी से उसका पूरा शरीर राख से ढक गया था। उसने हिमांशु की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, तुम जादूगर हो? एक जादूगर? जादूगर प्राचीन काल से ही रहस्यमयी लोग थे और ऐसी अफवाह थी कि वे दुनिया की प्राकृतिक ऊर्जाओं को आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली जादूगर तो दुनिया के नियमों को भी बदल सकते थे। दर्शक इस खुलासे से आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि किसी ने भी औरिल्था में किसी जादूगर के प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। रियांश ने हिमांशु को हैरानी से देखा और जैसे ही उसकी नज़र हिमांशु के गुप्तांग पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे उसे कुछ सूझा हो। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, हिमांशु ने जल्दी से कहा। हालांकि वो कुछ पल के लिए रुक गया और फिर जल्दी से बोला, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम ताकतवर हो या मैं तुमसे डरता हूँ। मैं बस अभी तुमसे नहीं लड़ना चाहता। खैर, मैं अभी तुमसे नहीं लड़ना चाहता। रियांश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अध्याय 46। रियांश की किसी के अंडकोश पर लात मारने की खास तरकीब सिरदर्द थी। वो कितनी भी बार नाकाम हो जाए, एक बार भी कामयाब हो जाए तो रियांश का निशाना बेबस हो जाता था। यहाँ तक कि राक्षसी जानवर भी अंडकोश पर ऐसी लात बर्दाश्त नहीं कर पाते। इंसानों की तो बात ही छोड़िए। अरहान ने अचानक कहा, तुम दोनों लड़ना बंद करो, बेहतर होगा कि तुम सब एक साथ मुझ पर हमला करो। दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। एक बनाम दो। अरहान की बात सुनकर वज्रगढ़ के दर्शक भी जबरदस्त उत्साह से भर उठे। कितना दबदबा! वज्रगढ़ सचमुच शाश्वत शक्ति का केंद्र था। त्रिलोचन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है।
एक साधक को दबंग होना पड़ता था। शारिका ने अरहान की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वो तो दबंग है। रियांश ने पहले अरहान और फिर हिमांशु की ओर देखा। मैं तुम्हें 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल दूंगा, पहले मुझे उससे लड़ने दो, उसने प्रस्ताव रखा। हिमांशु ने सिर हिलाकर जवाब दिया, अगर तुम मुझे पहले उससे लड़ने दोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल दूंगा। रियांश ने सिर हिलाया, ठीक है। अरे ये क्या? हिमांशु ने रियांश को हैरानी से देखा। रियांश ने अपना दाहिना हाथ हिमांशु की ओर बढ़ाया और कहा, मुझे स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल दे दो और मैं तुम्हें पहले उससे लड़ने दूंगा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद हिमांशु ने एक भंडारण अंगूठी निकाली और उसे रियांश को दे दिया। उस भंडारण अंगूठी में सचमुच 1 लाख स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। रियांश ने भंडारण अंगूठी को एक तरफ रख दिया। उसने हिमांशु की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अमीर होंगे। ये देखकर हिमांशु झिझक गया। अंततः उसने पूछा, युवा स्वामी रियांश, क्या आपके पास सचमुच 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल हैं? रियांश ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, उसके पास सचमुच 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं थे, लेकिन रियांश को विश्वास था कि अगर वो उस आंतरिक गोली को बेचने का फैसला करता है तो वो आसानी से उतने स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल प्राप्त कर सकता था। हालांकि उसे अब भी गरीब ही माना जाता था, क्योंकि उसके वर्तमान स्तर पर साधना के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती थी, और 50,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल तो बस एक छोटी सी बूंद के बराबर थी। हिमांशु ने रियांश की ओर तिरछी नजर डाली और कहा, युवा स्वामी रियांश, आप सचमुच बहुत चालाक हैं। रियांश ने शर्माते हुए मुस्कुराया, भाई हिमांशु, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना कहकर वो वहां से चला गया और आने वाले युद्ध को देखने के लिए एक कोने में खड़ा हो गया। अगर अरहान उन सभी से एक साथ लड़कर जीत जाता तो एक एक करके लड़ने जितना मनोरंजक नहीं होता। इसके अलावा रियांश को ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। अरहान ने रियांश की ओर एक नज़र डाली और फिर हिमांशु की ओर देखने लगा। अपना कदम उठाओ, उसने कहा। हिमांशु ने अपनी हथेलियां जोड़कर मंत्रोच्चार शुरू किया। एक बवंडर प्रकट हुआ और वो तेजी से हजारों पवन चक्कियों में बदल गया जो अरहान की ओर उड़ने लगी। चीर! बंजर भूमि में एक तीखी आवाज गूंजी और ये आवाज बवंडर द्वारा अरहान की ओर हवा के ब्लेड घुमाने से उत्पन्न हुई थी। अरहान ने अपना बायां हाथ पीछे करके एक खास मुद्रा बनाई और मुक्का मारने से पहले अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। बूम! मुक्का हवा में लहराया और हवा के ब्लेडों से टकराया तो मानो एक तेज रोशनी चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो हवा के ब्लेड कागज के टुकड़ों से बने हों, क्योंकि अरहान की मुट्ठी से टकराते ही वे तुरंत चकनाचूर हो गए। पहला इरादा। ये दृश्य देखकर दर्शकों के चेहरे गंभीर हो गए। अरहान ने हिमांशु की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर मुझ पर हमला करने की अनुमति देता हूं। अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का प्रयोग करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। हिमांशु ने सिर हिलाया, ठीक है। उसने अपने हाथ जोड़कर एक प्राचीन मंत्र का जाप किया। दरार! ऊपर आकाश में एक दरार खुल गई और दाईं ओर से एक अंतहीन तारा भरा आकाश दिखाई देने लगा। बंजर भूमि पर एक भयानक और भव्य आभा छा गई। समय और स्थान कांपने लगे और धरती फटने लगी। त्रिलोचन अनजाने में खड़ा हो गया और अविश्वास भरी निगाहों से हिमांशु को घूरने लगा। ईश्वरीय स्तर की दिव्य माजवी शक्ति! ईश्वरीय शक्ति सबकी आंखें पलट गईं। दिव्य शक्ति हमेशा से ही प्रभावशाली रहा है और ईश्वरीय शक्ति का मतलब था कि ये मंत्र निस्संदेह बेहद भयानक होगा। अब तक कोई भी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया था। मार्शल दाओ के पतन के बाद से दिव्य जादू एक अत्यंत दुर्लभ दृश्य बन गया था। ये सर्वविदित था कि नीलांबर दिव्य महाद्वीप में भी ईश्वर स्तरीय दिव्य जादू दुर्लभ था, लेकिन वे इसे स्वयं अपनी आंखों से देख रहे थे। समय और स्थान कांपते रहे और दिव्य जादू की अकथनीय शक्ति के कारण धरती फट गई। अरहान ने अंतरिक्ष में फैली दरार की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। हिमांशु चिल्लाया, स्टारफॉल! बूम! असीम तारों से भरे आकाश की गहराइयों से तारों की रोशनी की किरणें निकलीं और अंतरिक्ष में दरार से निकलते हुए उल्कापिंडों की बौछार का रूप ले लिया। ये उल्कापिंडों की बौछार अरहान पर एक प्रलयकारी घटना की तरह गिरी। चटचटाहट! बंजर भूमि में अंतरिक्ष में कई दरारें दिखाई देने लगी। ये एक बेहद भयावह दृश्य था। त्रिलोचन ने हस्तक्षेप करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। शारिका ने पुकारा, बुजुर्ग त्रिलोचन! त्रिलोचन को होश आया। उसे एहसास हुआ कि वो दखल नहीं दे सकता, क्योंकि ये युवा पीढ़ी के बीच एक निष्पक्ष लड़ाई थी। उसने अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया और अरहान को ध्यान से देखने लगा। उल्कापिंडों की वर्षा को देखते हुए रियांश का चेहरा गंभीर हो गया।
उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि हिमांशु की दिव्य जादुई शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी और उसके पास पूरे शहर को नष्ट करने की पर्याप्त क्षमता थी। इसी बीच अंततः उल्कापिंडों की वर्षा शुरू हो गई। बूम! एक भीषण विस्फोट हुआ और बंजर भूमि में एक विशाल मशरूम के आकार का बादल उभरा और कम से कम हजारों मीटर ऊपर हवा में उठकर बादलों तक पहुंच गया। विस्फोट की लहर से बंजर भूमि में तबाही मच गई, जिससे अन्य झंडों के लिए लड़ रहे लोगों को पीछे हटना पड़ा और अस्थायी रूप से आश्रय लेना पड़ा। 1 मिनट बाद धूल छट गई और अरहान का पिछला स्थान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। वहां केवल एक विशाल गड्ढा बचा था जो कम से कम 30 मीटर गहरा प्रतीत होता था। ये दृश्य देखकर दर्शक दंग रह गए। हालांकि गड्ढे में किसी को खड़े देखकर उनकी हैरानी और भी बढ़ गई। वो कोई और नहीं बल्कि अरहान था और वो पूरी तरह से स्वस्थ लग रहा था। दर्शक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या उसने बिना किसी चोट के ईश्वर स्तरीय दिव्य जादू का सामना कर लिया? क्या वो सचमुच इंसान है? त्रिलोचन ने राहत की सांस ली। वो मुस्कुराते हुए बैठ गया और बोला, वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। शारिका ने अरहान को काफी देर तक घूरा। उसकी आवाज में सदमे का भाव साफ झलक रहा था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये कैसा राक्षस है? अरहान को बिना किसी चोट के देखकर हिमांशु ने कड़वी मुस्कान दी। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, ये तुम्हारी जीत है। हिमांशु ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, क्योंकि अगर अरहान बिना किसी चोट के उसकी ईश्वर स्तरीय दिव्य जादू का भी सामना कर सकता था तो उसके पास उसे हराने का कोई मौका नहीं था। वास्तव में अरहान पिछले 1000 वर्षों में वज्रगढ़ में जन्मे किसी भी अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति से कहीं अधिक प्रतिभाशाली था। हिमांशु ने किसी को भी उसकी दिव्य शक्ति का सामना करते हुए जरा सी भी चोट खाए नहीं देखा था। वज्रगढ़ अपनी प्रतिष्ठा का सचमुच हकदार था। हिमांशु मुड़कर चला गया। उसे पूरा यकीन था कि वो दूसरा स्थान हासिल करेगा। इसी बीच अरहान प्रथम स्थान के झंडे की ओर बढ़ने लगा। वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था, लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि अरहान ने यहाँ किसी को भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा था। उसकी निगाहें नीलांबर दिव्य महाद्वीप पर टिकी थीं। हालांकि वो घमंडी नहीं था, बस वो आत्मविश्वासी था। सभी लोग जटिल भावों के साथ अरहान को देख रहे थे। ये स्पष्ट था कि वज्रगढ़ एक बार फिर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का विजेता बनेगा। इंतजार। एक चीख की आवाज से बाधित होने पर अरहान रुक गया। सभी ने मुड़कर देखा तो पाया कि आवाज रियांश की थी। दर्शक स्तब्ध रह गए। अरहान ने रियांश की ओर देखा। रियांश मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी है। दर्शकों में हंगामा मच गया। क्या वो अब भी उससे लड़ना चाहता है? इस आदमी को क्या हो गया है? क्या उसे अपने और अरहान के बीच का अंतर नहीं दिखता? अरहान ने रियांश को गहरी निगाहों से देखा और पूछा, क्या हमें अब भी लड़ना होगा? रियांश ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। अरहान की निगाहें रियांश पर टिकी रहीं और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार मुझ पर हमला करने दो। एक बार जब मैं अपनी चाल चल लूंगा तो खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें एक बार हमला करने दूंगा। अध्याय 47। मैं तुम्हें मुझ पर एक बार हमला करने की इजाज़त दूंगा। किसी को भी अरहान की बातों पर शक नहीं था और न ही किसी ने सोचा कि वो शेखी बघार रहा है। आखिरकार वो अभी अभी हिमांशु के ईश्वर स्तरीय दिव्य जादू का सामना करके बाल बाल बचा था। दर्शकों की निगाहें पूरी तरह से रियांश पर टिकी हुई थीं और उन सभी को लग रहा था कि रियांश खुद ही मुसीबत मोल ले रहा है। शारिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो सचमुच एक दिलचस्प शरारती बच्चा है। रियांश की चुनौती ने शारिका को चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अरहान को हिमांशु के दिव्य जादू का सामना करते देखने के बाद भी रियांश में अरहान को चुनौती देने का साहस होगा। अरहान ने वास्तव में हिमांशु पर हमला नहीं किया था, लेकिन एक बच्चा भी अरहान की ताकत का अंदाज़ा लगा सकता था कि उसने मुट्ठी की शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया और हिमांशु के ईश्वर स्तरीय दिव्य जादू का सामना कैसे किया। क्या ये आत्मविश्वास था या अहंकार? दर्शकों को जल्द ही पता चल जाएगा। सबकी निगाहों के बीच रियांश धीरे धीरे अरहान की ओर बढ़ा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या हम शुरू कर सकते हैं? अरहान ने सिर हिलाया, जरूर। स्विश! रियांश अचानक गायब हो गया। अरहान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से अपना दाहिना हाथ अपने गले के सामने उठा लिया। धड़ाम! एक धीमी सी आवाज गूंजी जब अरहान ने रियांश के गले पर किए गए हमले को रोक दिया। रियांश का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपना पैर अरहान के गुप्तांग की ओर घुमाया, लेकिन उसकी लात हवा में ही लगी क्योंकि अरहान पहले ही पीछे हट चुका था। इसी बीच अरहान अभी पीछे हटा ही था कि रियांश एक बार फिर उसके सामने आ चुका था।
अरहान ने अपना हाथ उठाया और अपने सामने खड़े रियांश को घूंसा मारा। बूम! अरहान की मुट्ठी ने अंतरिक्ष को ही चकनाचूर कर दिया, लेकिन वो रियांश को भेदने में विफल रही। अरहान की पुतलियां सिकुड़ गईं। रियांश पहले से ही उसके बगल में था और बाद वाले का मुक्का पहले से ही उसकी कनपटी की ओर बढ़ रहा था। बूम! अरहान हवा में उड़ गया, लेकिन रियांश ने उड़ते हुए अरहान को पकड़ लिया और उसके गले पर एक जोरदार मुक्का मारा। बूम! अरहान उड़ता रहा और रियांश ने एक बार फिर उसका पीछा किया और उसे एक और मुक्का मारा। बंजर भूमि पर एक विचित्र दृश्य सामने आया। अरहान रियांश की परछाइयों से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में अटक गया हो, क्योंकि रियांश लगातार मुक्कों से उसे उड़ा रहा था। ये एक विचित्र लेकिन भयावह दृश्य था। दर्शक ये देखकर दंग रह गए कि अरहान 30 मीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका था, लेकिन अभी तक जमीन पर नहीं उतरा था। रियांश सिर्फ अपनी गति का इस्तेमाल करके उसे हवा में ही रोके हुए था। ये दृश्य इतना अवास्तविक था कि दर्शकों को अपना मुंह खुला का खुला रह जाने के कारण उसे उठाना पड़ा। क्या वो आर्यभूमि का रहने वाला नहीं था? वो इतना ताकतवर क्यों है? त्रिलोचन अविश्वास से रियांश को घूर रहा था। कितनी भयानक गति है! शारिका ने हल्के से सिर हिलाया। वो भी हैरान थी। रियांश की गति पहली बार उससे मिलने की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि उस नन्हे बच्चे ने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए जी जान से अभ्यास किया था। बूम! अरहान से एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। अरहान के कुछ करने से पहले ही रियांश कहीं दूर जाकर छिप गया था। उसकी चतुराई ने सबको अचंभित कर दिया। हालांकि रियांश के लगातार हमलों के बावजूद अरहान की जान बच जाने से दर्शक और भी ज्यादा हैरान थे। दरअसल उसे कोई चोट नहीं आई। क्या वो शरीर को सुगठित करने का शौकीन था? दर्शक अरहान को हैरानी से देखते रह गए। अरहान ने अपनी गर्दन खींची और हड्डियां चटकाईं। उसने रियांश को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे चौंका दिया। मुझे मानना पड़ेगा कि गति के मामले में तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। रियांश चुप था। उसने कई शक्तिशाली हमले किए थे, लेकिन वो अरहान को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सका। क्या वो सचमुच एक शारीरिक साधना करने वाला है? रियांश थोड़ा हैरान था। तुम फुर्तीले तो हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मेरी रक्षा पंक्ति को भेदने के लिए काफी ताकतवर नहीं हो, अरहान ने कहा। उसने अपना दाहिना हाथ खोला और जमीन पर जोर से पटका। बूम! पल भर में धरती जोर से कांप उठी और धरती की गहराई में छिपी शक्ति अरहान की हथेली में प्रवाहित हो गई। महान पृथ्वी शक्ति! दर्शक दीर्घा से किसी ने उद्घोष किया। रियांश अचानक गायब हो गया। अरहान की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी। उसने अपना दाहिना हाथ जोर से घुमाया और दहाड़ा, धरती फट जाए। बूम! आसपास की धरती चकनाचूर होकर हवा में उड़ गई। उसी समय अरहान द्वारा धरती की गहराई से अवशोषित की गई ऊर्जा के समान एक प्रबल ऊर्जा वरंग रियांश की ओर तेजी से बढ़ी। अरहान रियांश की गति को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहा था। अरहान का हमला हिमांशु के ईश्वर स्तरीय दिव्य जादू के समान ही प्रभावशाली प्रतीत हो रहा था। शारिका और कुछ दर्शक खड़े हो गए। वे ही ऐसे लोग थे जो रियांश की गतिविधियों पर नजर रख सकते थे, इसलिए वे अपनी सीटों पर उत्सुकता से बैठे थे। रियांश ने कुछ मुक्के मारे। पहली नज़र में उसके मुक्के बेतरतीब लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे अरहान के हमले की कमजोरी पर निशाना मार रहे थे। रियांश को अरहान के हमले को चकनाचूर करने में केवल 3 मुक्के लगे और वो भूत की तरह अरहान के सामने फिर से प्रकट हो गया। सामने खड़े रियांश को घूरते हुए अरहान की आंखें अविश्वास से सिकुड़ गईं। बूम! अरहान एक बार फिर हवा में उड़ गया और वही विचित्र दृश्य फिर से दोहराया गया। अधिकांश दर्शक केवल रियांश की धुंधली छवि ही देख पा रहे थे जब उसने अरहान को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया और फिर उसका पीछा करते हुए उसे एक बार फिर हवा में उछाल दिया। रियांश के हमले इतने तेज थे कि ऐसा लग रहा था मानो अरहान जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा था। दर्शकों के होश उड़ गए। त्रिलोचन का चेहरा बिगड़ गया और वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, वो स्पेस टाइम दायरे का साधक है ना? वो इतना तेज क्यों है? शारिका भी हैरान थी। रियांश की गति असामान्य थी। निहारिका ने बीच में कहा, मैंने उसे हमारे प्रशिक्षण टावर में प्रशिक्षण लेते देखा। वो एक ऐसे टावर में प्रशिक्षण ले रहा था जो स्पेस टाइम ग्रेविटी में विशेषज्ञता रखता है। शारिका ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या उसने बताया कि वो किस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा? निहारिका ने बुदबुदाते हुए कहा, उसने कहा कि वो 9वीं मंजिल पर पहुंच गया था। 9वीं मंजिल? शारिका और त्रिलोचन जम गए और वे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे।
शारिका ने बुदबुदाते हुए कहा, इसीलिए तो उसकी गति का पता चलता है, और मुझे लगता है कि उसने 9वीं मंजिल भी पार कर ली थी। निहारिका की चेहरे पर भाव विभोरता थी। रियांश की छवि को घूरते हुए वो खोखली हंसी हंस पड़ी। उसे अभी भी याद था कि उसने रियांश का कैसे मजाक उड़ाया था, ये जाने बिना कि उसने बस ईमानदारी से जवाब दिया था। उसने सचमुच खुद को मूर्ख साबित कर दिया था। निहारिका शर्मिंदा भी थी और क्रोधित भी। उसने मुझे सुधारने की जहमत तक क्यों नहीं उठाई। इसी बीच रियांश अरहान पर हमला करता रहा। उसने अरहान पर हमला करने के लिए अपनी कटार भी निकाल ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरहान का शरीर इतना मजबूत था कि रियांश उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सका। अरहान से अचानक एक भयावह आभा उत्पन्न हुई, गड़गड़ाहट। रियांश की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो दूर हट गया, लेकिन एक पल की देरी हो गई। बूम! रियांश हवा में उड़ गया। अरहान के ऊपर मंडराते सुनहरे ड्रैगन की मायावी आकृति को देखकर दर्शक अचंभित रह गए। एक ड्रैगन? दर्शक जो देख रहे थे वे उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। एक सच्चा ड्रैगन? त्रिलोचन अचानक खड़ा हो गया। वो उत्साह से झूम रहा था और अरहान को घूरते हुए बोला, एक सच्चा ड्रैगन? ये निश्चित रूप से नीलांबर दिव्य महाद्वीप के सच्चे ड्रैगन ब्लडलाइन का एक सच्चा ड्रैगन है। इसे वास्तव में सच्चे ड्रैगन ब्लडलाइन द्वारा मान्यता दी गई है। हा हा हा! त्रिलोचन ने बिना किसी झिझक के हंस दिया। उस बंजर भूमि पर सन्नाटा छा गया, इतना सन्नाटा कि पिन गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। यहाँ ड्रैगनों की बात हो रही थी, और वास्तव में अरहान को अस्तित्व में मौजूद सबसे शक्तिशाली ड्रैगनों, सच्चे ड्रैगनों से मान्यता दी गई थी। दर्शकों को अंततः समझ में आ गया कि अरहान का शरीर इतना मजबूत क्यों था, और ये सब इसलिए था क्योंकि एक सच्चा ड्रैगन उसकी रक्षा कर रहा था। रियांश अरहान के ऊपर मंडराते मायावी सुनहरे ड्रैगन को देखकर दंग रह गया। वो सचमुच हैरान रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अरहान एक सच्चे ड्रैगन की सुरक्षा में है। एक असली ड्रैगन। आर्यभूमि में मैंने जो किताबें पढ़ी थीं, उनमें लिखा था कि ड्रैगन केवल मिथकों में पाया जाने वाला प्राणी है। इसलिए रियांश ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो एक दिन ड्रैगन देखेगा। रियांश ने मन ही मन कहा, मास्टर शिवालय, ये तो एक ड्रैगन है। छोटा शिवालय अवाक रह गया। इसी बीच अरहान ने भयानक भाव से रियांश को घूर कर देखा। मुझे मानना पड़ेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ अपने तुरुक के पत्तों में से एक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने कहा। वो अपने तुरुक के पत्तों को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने पाया कि रियांश की गति सचमुच बहुत ही भयानक थी। उसे लगा कि उसके पास अपने तुरुक के पत्तों में से एक का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है, अन्यथा उसे केवल मार ही खानी पड़ेगी। रियांश उसे जान से मारने जितना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन वज्रगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में उसे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी। रियांश की निगाहें अरहान के ऊपर स्थित मायावी वास्तविक ड्रैगन पर टिकी हुई थीं। वास्तविक ड्रैगन केवल एक मायावी आकृति थी, क्योंकि उसका असली शरीर अरहान के भीतर विद्यमान था। रियांश को ये मानना पड़ा कि वो ड्रैगन से थोड़ा डरता था, लेकिन किसी मायावी आकृति से नहीं। तो क्या हुआ अगर कोई असली ड्रैगन था? उसका मुख्य शरीर गायब था, इसलिए रियांश उससे मुकाबला करने के लिए तैयार था। रियांश ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। अब वो पूरी ताकत लगा देगा। अरहान रियांश की ओर बढ़ने लगा। उसने रियांश को घूरते हुए गुस्से से कहा, सच्चे ड्रैगन की ब्लडलाइन की शक्ति का अनुभव करो। दहाड़! अरहान दहाड़ा और मायावी सच्चे ड्रैगन ने भी दहाड़ा। बूम! एक सच्चे ड्रैगन की दबंग आभा बंजर भूमि पर छा गई। दर्शक और प्रतिभागी कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। ब्लड लाइन का दमन। साधारण मनुष्यों का ब्लड लाइन सच्चे ड्रैगन की प्रभावशाली आभा का सामना कैसे कर सकता है? उच्च लोक के आर्य अकादमी के कुछ बुजुर्ग आगे की ओर झुक गए और कांपते हुए जमीन पर गिरने से बचने की कोशिश कर रहे थे। शारिका और त्रिलोचन का चेहरा पीला पड़ गया। वे शक्तिशाली थे, लेकिन सच्चे ड्रैगन के रक्त की रेखा का रक्त दमन इतना प्रबल था कि वे बिना कष्ट सहे इसे सहन नहीं कर सकते थे। वे तो बस इंसान थे, इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उच्च स्तर की साधना होने के बावजूद उन्हें सच्चे ड्रैगन के रक्त की रेखा के रक्त दमन का विरोध करना मुश्किल लगा। हालांकि दर्शकों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि रक्त दमन का इतना प्रभाव झेलने के बावजूद रियांश अभी भी सीधा खड़ा था। वो बिल्कुल भी विचलित और अप्रभावित दिख रहा था। अध्याय 48। वह अप्रभावित क्यों है? दर्शक स्तब्ध रह गए और उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। रियांश को घूरते हुए शारिका की आंखों में भी विस्मय था। वह ड्रैगन के प्रकोप के सामने कैसे ठीक रह सकता था? हालांकि अरहान बाकी सभी से ज्यादा हैरान थी। तुम, ये कैसे हो सकता है? वह हकलाते हुए बोला।
रियांश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे सचमुच पता नहीं था कि उस पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा था, लेकिन वह देख सकता था कि सच्चे ड्रैगन का रक्त उसे दबा नहीं सकता था। मास्टर शिवालय, क्या हो रहा है? मुझ पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? उसने मास्टर शिवालय से पूछा। छोटे शिवालय का जवाब थोड़ा देर से आया। शायद यह एक नकली ड्रैगन है। रियांश का चेहरा जम गया। एक नकली ड्रैगन? उसने मायावी सुनहरे ड्रैगन की ओर देखा। उसकी दबंग आभा हर किसी को दबा रही थी। प्रतिभागी इसकी उपस्थिति में हिल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए यह नकली नहीं लग रहा था। हालांकि यह एक निर्विवाद तथ्य था कि सच्चे ड्रैगन की दबंग आभा उसे दबा नहीं सकी, जिसका केवल एक ही अर्थ हो सकता था। मास्टर शिवालय मुझसे कुछ छिपा रहे होंगे। गरज। तभी अरहान दहाड़ा और मायावी सुनहरे ड्रैगन ने भी दहाड़ मारी। एक भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ और एक सच्चे ड्रैगन की डरावनी आभा बंजर भूमि पर फैल गई। कमजोर दर्शकों को आंतरिक चोटें आईं और वे बुरी तरह घायल हो गए। कुछ की नाक से खून भी बहने लगा। बाकी लोगों ने यह देखा और वे अरहान के स्थान से जितना हो सके दूर भागने लगे। सच्चे ड्रैगन ब्लड लाइन वाले व्यक्ति के करीब रहने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। रियांश को यकीन था कि अरहान ने पहले से भी ज्यादा जोर से दहाड़ा था। फिर वो पूरी तरह से ठीक कैसे था? पास खड़े प्रतिभागी उनसे दूर भाग गए, लेकिन रियांश वहीं खड़ा रहा। रियांश को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैं पूरी तरह से ठीक कैसे हूं? अरहान ने रियांश को घूर कर देखा और वह समझ गया कि वह मुसीबत में है। रियांश पर सच्चे ड्रैगन की आभा का कोई असर नहीं होना कतई अजीब था। उसके मन में हजारों विचार कौंधे, लेकिन उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा था। रियांश ने अरहान की ओर एक नज़र डाली और वह अचानक गायब हो गया। अरहान का चेहरा सख्त हो गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि रियांश के खंजर ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया। क्लैंग। घर्षण से चिंगारियां निकली, लेकिन अरहान को कोई चोट नहीं आई। हालांकि रियांश का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। रियांश ने तलवारबाजी के अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन में बार बार अरहान पर वार किए और उसे छुरा घोंपा, जिससे कान फाड़ने वाली आवाज़ अरहान के कानों में गूंज उठी। अरहान अभी भी जवाबी हमला कर सकता था, लेकिन वह रियांश पर बिल्कुल भी वार नहीं कर पा रहा था। अरहान को ऐसा लग रहा था मानो रियांश के लगातार हमलों के सामने उसका दम घुट रहा हो। दर्शक अचंभित रह गए। रियांश की गति तो अद्भुत थी, लेकिन अरहान की रक्षा प्रणाली रियांश की गति से भी कहीं अधिक भयावह थी। कुछ क्षणों बाद रियांश ने हमला करना बंद कर दिया और अपने हाथ में मौजूद कटार को देखने लगा। खंजर चकनाचूर हो गया था, लेकिन अरहान को कोई चोट नहीं आई थी। उसकी रक्षा क्षमता वाकई असाधारण थी। अरहान ने उनके बीच की दूरी बढ़ाते हुए कहा, एक सच्चा ड्रैगन मेरी रक्षा कर रहा है। तुम मुझे मार नहीं पाओगे, चाहे तुम्हारी साधना का स्तर मुझसे 2 स्तर ऊपर ही क्यों न हो। रियांश ने बिना कुछ कहे अरहान को घूर कर देखा। तभी अरहान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे कसकर भींच लिया। मायावी सुनहरे ड्रैगन के भ्रम ने अपने पंजे आकाश में ऊंचे उठाए और उन्हें जमीन पर जोर से पटका। यह हमला शक्तिशाली और विनाशकारी था, जिससे धरती बुरी तरह कांप उठी। रियांश की आंखें सिकुड़ गईं और वह पीछे हटने से पहले कांपने लगा। बूम! जमीन फट गई और जिस जगह वह पहले खड़ा था वहां एक विशाल गड्ढा बन गया। एक शक्तिशाली भूकंपीय लहर भी बंजर भूमि में फैल गई। स्विश! रियांश फिर से अरहान के सामने प्रकट हुआ और उसने अचानक अपनी कटार अरहान की आंखों पर तान दी। हमले के परिणाम स्वरूप चिंगारियां निकलीं, लेकिन अरहान को कोई चोट नहीं आई। रियांश ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन अरहान की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी की एक चमकदार किरण निकली और सीधे रियांश की ओर बढ़ गई। रियांश की वापसी तेज थी, लेकिन वह एक पल देर से हुई। रियांश पर हमले का सबसे ज्यादा असर हुआ और वह कुछ मीटर दूर जा गिरा। संभलने के बाद उसने अपने दाहिने हाथ पर नजर डाली और पाया कि अरहान के हमले से वह बुरी तरह झुलस गया था। यह देखकर अनन्या की भौहें चिंता से तन गई। रियांश ने अरहान की जांच की और पाया कि उसकी त्वचा पर सुनहरी चमक थी। वास्तव में एक सच्चा ड्रैगन उसकी रक्षा कर रहा था
और यह रियांश सहित सभी के लिए एक अभूतपूर्व दृश्य था। एक सच्चे ड्रैगन की सुरक्षा में अरहान अजेय प्रतीत होता था। त्रिलोचन ने रियांश को घूरते हुए कहा, वह शक्तिशाली है लेकिन लड़ाई खत्म हो चुकी है। एक सच्चे ड्रैगन की सुरक्षा पूर्ण थी। रियांश की तो बात ही छोड़िए, त्रिलोचन को भी विश्वास नहीं था कि वह अपनी शक्तिशाली साधना शक्ति के बावजूद अरहान को मार सकता है। अरहान वास्तव में नीलांबर दिव्य महाद्वीप की आर्य अकेडमी द्वारा चुने जाने के योग्य था। अरहान ने रियांश की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। मुझे यह स्वीकार करने में बुरा लग रहा है, लेकिन तुम वाकई में। चींक। तलवार की तीखी आवाज पूरे बंजर इलाके में गूंज उठी और दर्शक यह देखकर चौंक गए कि अरहान की गर्दन से एक तलवार निकली हुई है। इस हमले में अरहान हवा में उड़कर दूर जा गिरा। सभी की निगाहें रियांश पर टिक गईं और दर्शक यह जानकर दंग रह गए कि तलवार रियांश की थी। एक तलवारबाज त्रिलोचन खड़ा हो गया। वह अभी अभी हमला करने ही वाला था कि शारिका ने उसे समय रहते रोक दिया। शारिका को त्रिलोचन को हस्तक्षेप करने से इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति चल रहे युद्ध में हस्तक्षेप करता तो आर्य अकेडमी की प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचता। आखिरकार सभी 360 राज्य इस युद्ध को देख रहे थे। त्रिलोचन को होश आया और उसने अपनी मुट्ठी ढीली कर ली। वो चल रही लड़ाई को ध्यान से देखने लगा। रियांश अरहान की ओर बढ़ा और जैसे ही वो अरहान की ओर कदम बढ़ाता, एक उड़ती हुई तलवार उसे काट देती। अधिकांश दर्शक केवल प्रकाश की चमक ही देख पाए। वे वास्तव में रियांश की उड़ती हुई तलवारों की गति का पता नहीं लगा सके क्योंकि वे उनकी आंखों की गति से कहीं अधिक तेज थीं। अरहान लगातार हो रहे हमले से पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन उसकी त्वचा पर व्याप्त सुनहरा रंग अचानक आग की लपटों में बदल गया। बूम! रियांश की उड़ने वाली तलवारें जलकर राख हो गईं और अरहान के ऊपर मौजूद मायावी सुनहरा ड्रैगन धीरे धीरे वास्तविक रूप लेने लगा। सच्चे ड्रैगन का असली रूप प्रकट होने ही वाला था। मायावी सुनहरे ड्रैगन की सुरक्षा के कारण अरहान रियांश के लगातार हमलों से बच गया। अरहान के असली ड्रैगन के प्रकट होने पर दर्शक विस्मय से देखते रहे, जबकि कुछ दर्शक गंभीरता से असली ड्रैगन को निहारते रहे। नीलांबर दिव्य महाद्वीप में भी एक सच्चा ड्रैगन एक भयानक प्राणी था। सच्चे ड्रैगन ने रियांश को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और ऐसा लग रहा था मानो वो रियांश को एक चींटी समझ रहा हो। रियांश अचानक दर्शकों की ओर मुड़ा। उसने असली ड्रैगन की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मुझे उससे लड़ना है या अरहान से? उसके शब्दों से दर्शक स्तब्ध रह गए। एक सच्चे ड्रैगन के असली शरीर का सामना करना वास्तव में हास्यास्पद था। हालांकि अरहान के विचार अलग थे। उन्होंने समझाया, मैंने इसके साथ एक अनुबंध किया है और हमारा जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसे मेरा साथी माना जा सकता है। यदि आपके पास कोई साथी है तो आप उसे भी बुला सकते हैं। शारिका के चेहरे पर भावहीनता थी, लेकिन उसके पास अरहान के पक्ष में बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो सही कह रहा है। तीसरा दौर पूरी तरह से नियमों से मुक्त है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आप हर संभव प्रयास कर सकते हैं। शारिका हिचकिचाते हुए बोली, हार स्वीकार करने पर ही लड़ाई खत्म होगी। वो सचमुच रियांश को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में बहुत महत्व देती थीं। अरहान निश्चित रूप से नीलांबर दिव्य महाद्वीप की आर्य अकादमी द्वारा ले जाया जाएगा, लेकिन अगर रियांश उनके साथ रहता है तो ऊपरी लोक की आर्य अकादमी को निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि रियांश चुप रहा और उसकी प्रतिक्रिया ने शारिका को परेशान कर दिया। वो देख सकती थी कि रियांश हार मानने को तैयार नहीं था। ये उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। कितनी अफसोस की बात है, शारिका ने मन ही मन आह भरी। दहाड़! सच्चे ड्रैगन ने रियांश पर दहाड़ मारी। बूम! उस दहाड़ की प्रचंड शक्ति से अंतरिक्ष कांप उठा और धरती एक बार फिर तहस नहस हो गई। रियांश ने सच्चे ड्रैगन की ओर देखा और अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। तभी पीछे से किसी ने हाथ डालकर उसे गले लगा लिया। अनन्या ने मीठी मुस्कान के साथ उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो समझ गई थी कि रियांश हार स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए उसने उससे लड़ने का फैसला किया। वो उसके साथ जीने और मरने के लिए भी तैयार थी। रियांश भी मुस्कुराया और फिर गंभीर भाव से असली ड्रैगन की ओर देखने लगा। ड्रैगन उसकी ओर झपटा और उसकी दबंग आभा बंजर भूमि पर छा गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं पृथ्वी भी भय से कांप रही हो। सच्चा ड्रैगन का हमला इतना शक्तिशाली था
कि वो रियांश और अनन्या को मार सकता था। हालांकि अनन्या अडिग रही और उसने उसे घूर कर भी देखा। उसे उससे जरा भी डर नहीं था। रियांश ने पैर पटका और तलवार की एक चकाचौंध भरी रोशनी ने आकाश को रोशन कर दिया। रियांश ने पथ तलवार निकाल ली थी और वो उससे तुरंत मृत्यु प्रहार करने ही वाला था। भनभनाहट। पथ तलवार एक गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करते हुए सच्चे ड्रैगन की ओर उड़ी। दर्शक भय से देखते रह गए। जब तलवार की रोशनी ने सच्चे ड्रैगन के सिर को भेद दिया, रियांश अचानक गायब हो गया और सच्चे ड्रैगन के ऊपर फिर से प्रकट हुआ। उसने अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया और नीचे की ओर वार किया। आह! सच्चे ड्रैगन की तीखी चीख में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। उसके सिर पर एक बड़ा घाव हो गया और उससे मूसलाधार बारिश की तरह खून बहने लगा। दर्शक और अरहान अविश्वास में थे। ये कैसे संभव है कि उसने एक सच्चे ड्रैगन को घायल कर दिया? उसने एक सच्चे ड्रैगन के शरीर को भेद दिया? अरहान अविश्वास से ग्रस्त हो गया और गिरते हुए सच्चे ड्रैगन को निश्चिंत होकर देखता रहा। इस बीच रियांश का काम अभी रुका नहीं था। उसने एक बार फिर अपनी तलवार उठाई और वार किया। वो एक सच्चे ड्रैगन के सामने जरा भी संकोच नहीं कर सकता था। उसे तब तक उसे मारना था जब तक कि वो लड़ने की इच्छा न खो दे। दर्शकों की आंखें फटी रह गईं और उनके जबड़े नीचे गिर गए, क्योंकि उन्हें तुरंत समझ आ गया कि रियांश क्या करना चाहता है। वो सच्चे ड्रैगन को मारना चाहता था। तभी सच्चे ड्रैगन ने एक दयनीय विलाप किया, मानो वो किसी चीज को बुला रहा हो। चटचटाहट। रियांश के पीछे अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई और उसमें से एक अधमेड़ आदमी निकला। सावधान! अनन्या ने घबराकर चिल्लाया। रियांश का दिल डर से कांप उठा। वो घात लगाए बैठे लोगों का सामना करने के लिए मुड़ा, लेकिन अनन्या उसके सामने बाहें फैलाए खड़ी थीं। बूम! ऊर्जा की एक विनाशकारी लहर ने रियांश और अनन्या दोनों को हवा में उड़ा दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। रियांश ने जल्दी से ऊपर देखा और पाया कि अनन्या जल रही थी। वो उसके सामने राख में तब्दील हो रही थी। अनन्या ने रियांश को लालसा भरी निगाहों से देखा। भावनाओं की एक लहर रियांश को भावनाओं से भर देने वाला कर गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अनन्या ने बेताबी से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ भी राख में तब्दील हो रहा था। ऐसा लगता है कि मैं तुमसे अगले जन्म में ही शादी कर पाऊंगी, उसने कमजोर स्वर में बुदबुदाया। अध्याय 49। कहानी में आए अप्रत्याशित मोड़ ने सभी को स्तब्ध कर दिया। शारिका का चेहरा पीला पड़ गया। किसी ने सचमुच आर्य अकादमी की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में दखल देने की हिम्मत की? वह कुछ करने ही वाली थी कि त्रिलोचन ने उसे रोक दिया। त्रिलोचन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और समझाया, वह सच्चे ड्रैगन कबीले के महान बुजुर्ग सोमदेव हैं। आर्य अकादमी तो ठीक रहेगी, लेकिन अगर तुमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी जान जाने की पूरी संभावना है। सच्चा ड्रैगन ब्लडलाइन। सच्चा ड्रैगन ब्लडलाइन प्राचीन बंदर ब्लडलाइन के साथ नीलांबर दिव्य महाद्वीप के दानव क्षेत्र में था। वे नीलांबर दिव्य महाद्वीप के दानव क्षेत्र के 2 शासक थे। यहाँ तक कि नीलांबर दिव्य महाद्वीप की आर्य अकादमी को भी उनसे सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि सच्चे ड्रैगन कबीले की मातृ कुल प्राचीन स्वर्गीय ड्रैगन कबीले की आर्य अकादमी की मुख्य अकादमी में महत्वपूर्ण पद थे। यदि समर्थकों की तुलना की जाए तो नीलांबर दिव्य महाद्वीप की आर्य अकादमी केवल उनसे तुलना करने की उम्मीद ही कर सकती है। शारिका जानती थी कि वह सच्चे ड्रैगन कबीले का सामना नहीं कर सकती। अगर उसने कोई कदम उठाया तो संभवतः उसका वही अंजाम होगा जो त्रिलोचन ने कहा था। सच्चा ड्रैगन कबीला आर्य अकादमी के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करने की हिम्मत तो नहीं करेगा, लेकिन वे उसे मार जरूर सकते थे। वे इसे बिना किसी को पता चले भी कर सकते हैं। शारिका काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, क्या मुझे इसे बस अनदेखा कर देना चाहिए? त्रिलोचन ने सिर हिलाया, सहन करो, वरना मर जाओगे। शारिका ने बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अंततः उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह असहाय महसूस कर रही थी। असहाय इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि वह नीलांबर दिव्य महाद्वीप के इतने शक्तिशाली प्राणी को हरा नहीं सकती। वह मुख्य अकादमी से संपर्क करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन संदेश आसानी से पकड़े जा सकते थे। शारिका ने मन ही मन आह भरी और अपनी मुट्ठियां ढीली कर लीं। उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह क्रोधित थी, लेकिन कड़वी सच्चाई यह थी कि वह एक शक्तिशाली प्राणी के सामने झुकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी।
इसी बीच रियांश अनन्या के साथ जमीन पर पड़ा था। अनन्या का शरीर और आत्मा भयावह गति से राख में परिवर्तित हो रही थी। जल्द ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। रियांश केवल अनन्या को खाली निगाहों से देखता रह गया। सोमदेव ने रियांश को घूरते हुए कहा, तुम जैसे लोग मेरे सच्चे ड्रैगन ब्लड लाइन के ड्रैगन को मारने के योग्य कैसे हो सकते हो? वह यहाँ अरहान के ड्रैगन को बचाने आया था। अरहान सच्चे ड्रैगन कबीले का एक युवा स्वामी था, इसलिए वह उसे मरने नहीं दे सकता था। यदि उसकी मृत्यु यहीं और रियांश के हाथों हुई तो सच्चे ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से नीलांबर दिव्य महाद्वीप में हंसी का पात्र बन जाएगा। अगर सोमदेव नीलांबर दिव्य महाद्वीप पर होता तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वह उच्च लोक में था। उसे नियमों की कोई परवाह नहीं थी। कौन मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करेगा? कौन? सोमदेव ने रियांश को गुस्से से घूरते हुए कहा। रियांश की तलवार इतनी तेज थी कि वह एक सच्चे ड्रैगन के खाल को भी भेद सकती थी, और वह एक कुशल तलवारबाज भी था। वह भविष्य में सच्चे ड्रैगन वंश के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा साबित होगा। इसलिए सोमदेव ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया था। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और उसकी हथेली में एक भयानक ऊर्जा एकत्रित हो गई। सोमदेव की हत्या करने की मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। 360 राज्यों के दर्शक इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। आखिर ये सब इस तरह कैसे हो गया? क्या ये निष्पक्ष मुकाबला नहीं होना चाहिए था? ये तो साफ तौर पर दादागिरी है। आर्य अकादमी में क्या चल रहा है? वे कुछ क्यों नहीं कर रहे? आखिर क्यों? दर्शक असमंजस में थे। कार्तिक अचानक चिल्लाया, क्या ये निष्पक्ष मुकाबला नहीं होना चाहिए था? ये निष्पक्ष मुकाबला कैसे हो सकता है? दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक मौन थे। शारिका भी मौन थी। वे जानते थी कि यह सब अन्यायपूर्ण था, लेकिन उन्होंने देखने के अलावा कुछ नहीं किया। कार्तिक उनकी चुप्पी देखकर स्तब्ध रह गया। यह कैसे उचित है? न्याय कहाँ है? वह चिल्लाया। शारिका और अन्य दर्शक मौन रहे। निरंकुश सत्ता के सामने निष्पक्षता और न्याय का क्या अर्थ रह जाता है? सच्चे ड्रैगन कबीले के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसी बीच सोमदेव रियांश पर हमला करने ही वाला था कि अचानक एक रहस्यमयी शक्ति ने अनन्या की कमजोर होती आत्मा को घेर लिया। एक चिड़चिड़ी आवाज गूंजी, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है सब पर। गुंजन। रियांश से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली और आकाश में फैल गई। एक छोटे से शिवालय की मायावी आकृति प्रकट हुई और फिर एक सुनहरी मायावी आकृति में विलीन हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं था, वह मायावी आकृति कोई और नहीं बल्कि मास्टर शिवालय था। सोमदेव की आंखें सिकुड़ गईं। तुम आखिर हो कौन? मास्टर शिवालय दहाड़ा, मैं तुम्हारा खूनी पूर्वज हूं, तुम सड़ी हुई छिपकली। मास्टर शिवालय अचानक गायब हो गया। सोमदेव की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपने दाहिने हाथ से एक जोरदार मुक्का मारा। स्विश। सोमदेव का मुक्का सुनहरी रोशनी की किरण से टकराया। बूम। प्रकाश की सुनहरी किरण बिखर गई और सोमदेव हवा में उड़ गया। दर्शक स्तब्ध रह गए। हालांकि मास्टर शिवालय अभी रुके नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सोमदेव को सिर से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। बूम। जमीन जोर से टकराई और यह दृश्य देखकर दर्शक सदमे से व्याकुल हो गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वे एक सच्चे ड्रैगन को बुरी तरह पिटते देखेंगे। सोमदेव गुर्राया और अपने असली रूप में बदल गया। 1 किलोमीटर लंबा विशालकाय ड्रैगन। वो आकाश में उड़ गया और मास्टर शिवालय से अपनी दूरी बढ़ा ली। मास्टर शिवालय की मायावी आकृति सोमदेव के ऊपर प्रकट हुई और उसने उस पर पैर से वार किया। धड़ाम। सोमदेव उल्का पिंड की तरह नीचे गिरा और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसकी दर्द भरी चीख मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये एक तरफा मार थी। सोमदेव जमीन पर गिर पड़ा और मास्टर शिवालय अपने पेट के बल पुनः प्रकट हुए। फाड़ना। मास्टर शिवालय ने सोमदेव के पेट में एक छेद कर दिया और उसने सोमदेव के आंतरिक अंगों और नसों को नोचना शुरू कर दिया। दर्शक भयभीत हो गए। मास्टर शिवालय द्वारा सोमदेव की नसों को चीर कर निकालना सच्चे ड्रैगन वंश की गरिमा को कुचलने जैसा था। असहनीय दर्द से सोमदेव चीखने लगा, लेकिन मास्टर शिवालय अभी रुके नहीं थे। उन्होंने सोमदेव के शरीर की हर एक नस को नोच कर निकाल दिया। जल्द ही बंजर भूमि ड्रैगन के खून से लथपथ हो गई। सोमदेव लगभग मरणासन्न अवस्था में था। मास्टर शिवालय, रियांश चिल्लाया। मास्टर शिवालय रुक गए और रियांश की ओर मुड़कर देखने लगे। रियांश की आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, छोटी अनन्या, क्या तुम उसे बचा सकते हो?
मास्टर शिवालय रियांश की ओर चले। उन्होंने अनन्या की संक्षिप्त जांच करने के बाद कहा, हाँ, कृपया उसे बचा लीजिए, रियांश ने विनती की। मास्टर शिवालय की आवाज़ गंभीर थी। उन्होंने कहा, मैं अभी उसे बचा नहीं सकता, मैं केवल उसकी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उसकी आत्मा बुरी तरह घायल है। हमें एक तलवार चाहिए। आपको एक ऐसी तलवार ढूंढनी होगी जो उसे ठीक होने में मदद करे। अगर मैं उसे घायल आत्मा के साथ बचा लेता हूँ तो वो कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। रियांश ने जल्दी से पूछा, ये कौन सी तलवार है? मास्टर शिवालय ने उत्तर दिया, चंद्रामृत तलवार। चंद्रामृत तलवार? रियांश की आंखें सिकुड़ गईं। तलवार? मास्टर की तलवार? मास्टर शिवालय ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। रियांश ने पूछा, ये कहाँ है? मास्टर शिवालय ने उत्तर दिया, नीलांबर दिव्य महाद्वीप अमरवंश के हाथों में है। अमरवंश? रियांश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मास्टर शिवालय ने आगे कहा, फिलहाल मैं उसकी आत्मा को तुम्हारी तलवार में सुरक्षित रखूंगा। रियांश को ऐसा लगा जैसे वो अनन्या की आत्मा को घूर रहा हो, जो बिल्कुल अनन्या जैसी दिखती थी। उसने धीरे से उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया और फुसफुसाते हुए कहा, छोटी अनन्या, मेरा इंतजार करो। इसके साथ ही उसने अनन्या की आत्मा को अपनी पथ तलवार में समाहित कर लिया। उसने अपने होठों से खून पोंछा और उठकर सोमदेव की ओर चल पड़ा। सोमदेव मौत के कगार पर था। दर्शक रियांश को सोमदेव के ड्रैगन के सिर की ओर चलते हुए देख रहे थे। दर्शक दीर्घका से सावित्री की आवाज गूंजी, अगर तुमने उसे मार डाला तो तुम सच्चे ड्रैगन कबीले के हमेशा के लिए दुश्मन बन जाओगे। सच्चे ड्रैगन कबीले द्वारा तुम्हारे सिर पर इनाम घोषित किए जाने पर तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए। रियांश ने अपनी तलवार उठाई और उसे नीचे की ओर घुमाया। धड़ाम! सोमदेव का सिर जमीन पर गिरने की एक धीमी सी आवाज हुई और खून से लथपथ ठूंठ से फव्वारे की तरह खून बहने लगा। दर्शक सन्नाटे में डूब गए। रियांश ने पीछे मुड़कर अरहान की ओर चलना शुरू कर दिया। त्रिलोचन ने ये देखा और जल्दी से चिल्लाया, नहीं। रियांश रुका और त्रिलोचन की ओर देखा। त्रिलोचन ने रियांश को घूरते हुए समझाया, आन वंश में 2 मार्शल देवियां हैं और उसका दाव रक्षक उन्हीं 2 मार्शल देवियों में से एक है। वो आन वंश से संबंधित है। यदि तुम उसे मारते हो तो तुम उन दोनों मार्शल देवियों के साथ साथ आर्य अकादमी के भी शत्रु बन जाओगे। इसलिए तुम्हें। रियांश अचानक गायब हो गया। शंख! रियांश की पथ तलवार ने अरहान के माथे को भेद दिया, जिससे वो गतिहीन हो गया। गड़गड़ाहट! एक भयानक शक्ति का अवतरण हुआ और ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो किसी दूर की आकाशगंगा से आई हो। गड़गड़ाहट की आवाजें पूरे ऊपरी लोक में गूंज उठीं और वो भयानक शक्ति के प्रभाव से कांप उठा। पूरा ऊपरी लोक थरथरा रहा था। त्रिलोचन की आवाज कांप रही थी और वो चिल्लाया, ये भयानक शक्ति अवश्य ही आन वंश के किसी पूर्वज से आई होगी। आन कबीले का इतिहास लाखों वर्षों तक फैला हुआ था और उन्होंने अपनी 2 युद्ध देवियों के अलावा कई शक्तिशाली साधकों को जन्म दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आन कबीले के किसी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पूर्वज ने अचानक कोई क्रिया शुरू कर दी। रियांश ने ऊपर देखा। शक्ति भयानक थी और सच्चे ड्रैगन के ब्लड लाइन का दमन भी उस भयानक प्रभाव के आगे कुछ नहीं था जो इस समय उस पर पड़ रहा था। रियांश हंस पड़ा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका जन्म छोटी अनन्या के साथ नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु उसी के साथ हो सकती थी। भनभनाहट! रियांश के हाथों में मौजूद पथ तलवार कांप उठी। अध्याय 50। सभी ने ऊपर की ओर देखा और आन कबीले के पूर्वज की प्रतीक्षा करने लगे। दफा हो जाओ आकाशगंगा की उन गहराइयों से, एक उदासीन आवाज आई, जहां न तो कोई दिखाई देता था और न ही कुछ सुनाई देता था। कितनी धृष्टता है! पूरी आकाशगंगा में एक गर्जना गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? तुम! अनंत आकाशगंगा के दूसरे हिस्से से एक दयनीय और पीड़ादायक आवाज गूंजी और आकाशगंगा की गहराइयों में कहीं एक सिर धड़ से अलग हो गया था। आकाशगंगा में फिर से शांति छा गई और सब कुछ फिर से सुकून भरा हो गया। सभी ने ऊपर की ओर देखा और आन कबीले के पूर्वज की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वह भयानक शक्ति अचानक एक लहर की तरह पीछे हट गई। दर्शक स्तब्ध रह गए। क्या वे यहाँ नहीं आएंगे? त्रिलोचन अविश्वास से भर गया। क्या? शारिका भी चौंक गया। आखिर हो क्या रहा है? वे कहाँ हैं? ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी चाहता है कि तुम जीवित रहो। तुम्हें जीवित रहना चाहिए, मास्टर शिवालय ने कहा। रियांश कुछ देर चुप रहा, फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। इतना कहकर वह अरहान की ओर मुड़ गया। अरहान मर रहा था, इसलिए रियांश ने उसे खत्म करने का फैसला किया। उफ! अरहान कराहते हुए मर गया। आज ऊपरी लोक में 2 ड्रैगन मारे गए। बंजर भूमि में सन्नाटा छा गया और दर्शक अविश्वास से भर गए।
वज्रगढ़ का सबसे प्रतिभाशाली छात्र अरहान अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए आर्यभूमि ही विजेता है। रियांश ने अरहान की भंडारण अंगूठी ली और उसमें दोनों ड्रैगन के शवों को रख दिया। सभी लोग रियांश को प्रथम स्थान के झंडे की ओर जाते हुए देख रहे थे। रियांश ने झंडा उठाया और शारिका की ओर देखा। मैं इसे ले जा रहा हूं, उसने कहा। आर्यभूमि विजेता बन गया। आर्यभूमि के लोग खुशी से पागल हो गए और मानो पागलों की तरह रियांश का नाम चिल्लाने लगे। रियांश रियांश आर्यभूमि में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन चुका था। इसी बीच शारिका बिना कुछ बोले रियांश को घूरती रही। रियांश ने अचानक घोषणा की, मैं हमेशा आर्यभूमि की आर्य अकेडमी का छात्र रहूंगा। मैं उच्च लोक की आर्य अकेडमी का छात्र नहीं बनूंगा। शारिका की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रियांश ने शारिका की ओर तिरछी नजर डाली और समझाया, मैं ऐसे अकेडमी का छात्र नहीं बनना चाहता जो केवल कमजोरों को धमकाने में माहिर हो और ताकतवरों से डरती हो। मैं ऐसे अकेडमी का छात्र नहीं बनना चाहता जो अपने छात्रों के लिए न्याय का समर्थन न कर सके। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। ऊपरी लोक की आर्य अकेडमी के छात्र और बुजुर्ग जैसे किसी ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा हो, वैसे ही स्तब्ध होकर अपनी सीटों पर बैठे रह गए। उच्च लोक के 360 राज्यों ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए उच्च लोक की आर्य अकेडमी कभी भी अपनी प्रतिष्ठा वापस नहीं पा सकेगी। शारिका का चेहरा पीला पड़ गया था और वह अपने नाखूनों से अपनी हथेलियों को जोर से दबा रही थी। उसने पहले कदम न उठाकर अपनी अंतरात्मा के साथ विश्वासघात किया था और रियांश के शब्द उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रहे थे। उसे और भी बुरा लग रहा था क्योंकि वह जानती थी कि वह आर्य अकेडमी के नियमों का पालन करने में भी विफल रही है। यह पहली बार था जब उसे पूर्ण शक्ति का सामना करना पड़ा था और वह असहाय होने के साथ साथ उन नैतिक मूल्यों को बनाए रखने से भी डर रही थी जिनका पालन एक साधक को साधना के मार्ग पर करना चाहिए। साहस साहस का मतलब है निरंकुश सत्ता को सीधे आंखों में आंखें डालकर ना कहना। त्रिलोचन का चेहरा भी पीला पड़ गया था। अरहान मर गया, अब मैं क्या करूं? अरहान की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए नीलांबर दिव्य महाद्वीप की आर्य अकेडमी के पास अब भाग्य प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने और उन्हें जीतने में मदद करने के लिए कोई प्रतिभागी नहीं बचा था। त्रिलोचन को यह भी पता था कि रियांश उसके पहले के कार्यों के कारण उसे नापसंद करता था। दूसरे शब्दों में रियांश को नीलांबर दिव्य महाद्वीप की आर्य अकेडमी में शामिल होने के लिए मनाना असंभव था। सावित्री ने भी अफसोस भरी आह भरी। वह अनन्या को भर्ती करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकती थी। सभी लोग चुप थे और वे सभी जानते थे कि इस दशक की मार्शल प्रतियोगिता निश्चित रूप से इतिहास में सबसे विचित्र मार्शल प्रतियोगिता के रूप में दर्ज होगी। रियांश और कार्तिक बिना कुछ बोले सियाओ निवास की ओर सड़कों पर चलने लगे। रियांश को देखते हुए कार्तिक के चेहरे पर भावाविह्वलता थी। कुछ ही देर में वे सियाओ निवास पर पहुंच गए। रियांश ने कार्तिक की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। कार्तिक असमंजस में था। क्यों? रियांश ने जवाब दिया, जब बाकी सब चुप थे तब बाहर आने के लिए। कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, हम दोस्त हैं, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। रियांश ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। जयराज, विक्रमराज और राधिका उनसे मिलने के लिए बाहर निकले। रियांश ने उनके जटिल भाव देखे। स्वाभाविक ही था क्योंकि उन्होंने भी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के तीसरे दौर में जो कुछ हुआ था वो देखा था। राधिका रियांश के पास गई और पूछा, क्या छोटी अनन्या, क्या वो अभी भी जीवित है? रियांश ने सिर हिलाया, हाँ। राधिका ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, चलो इधर आओ। उसने रियांश को खींचकर सियाओ निवास में ले गई। जयराज मुस्कुराते हुए कार्तिक के पास गए। जब तुमने उसके लिए आवाज़ उठाई तो मुझे तुम पर गर्व हुआ। तुमने वही किया जो एक सच्चे आदमी को करना चाहिए। कार्तिक ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, पिताजी, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं बाहर जाकर दुनिया का अनुभव करना चाहता हूँ। जयराज हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, मैं समझ गया। ये दृश्य देखकर विक्रमराज ने आह भरी। ये दुनिया सचमुच। रियांश ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और वो आधी रात को ही बाहर निकला। वो सीढ़ियों के सामने बैठ गया और आकाश की ओर देखने लगा। अनन्या द्वारा दिए गए सुगंधित पाउच को पकड़े हुए वो चुपचाप चांद को निहारता रहा। राधिका चलकर उसके बगल में बैठ गई। निहारिका कुछ देर पहले हमसे मिलने आई थी और अपने साथ आर्यभूमि के पुरस्कार लेकर आई थीं। इन पुरस्कारों में 10 आकाश स्तरीय आध्यात्मिक नसें, 20 पृथ्वी स्तरीय आध्यात्मिक नसें, 3 अमर स्तरीय साधना नियमावली और 10 पृथ्वी स्तरीय साधना नियमावली शामिल हैं।
उन्होंने हमें कई तरह के आध्यात्मिक खजाने भी दिए हैं और हमें हर साल 1 लाख सोने के आध्यात्मिक क्रिस्टल भी प्राप्त होंगे। राधिका ने हिचकिचाते हुए कहा, पिछले मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं की तुलना में इस बार पुरस्कार कहीं अधिक उदार हैं। रियांश चुप रहा। राधिका ने उसकी चुप्पी पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, चैंपियन के रूप में आपको 3 लाख स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल और नीलांबर दिव्य महाद्वीप के आर्य अकेडमी के एकमात्र विशेष प्रवेश सीट प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो आप तुरंत नीलांबर दिव्य महाद्वीप के आर्य अकेडमी के छात्र बन जाएंगे। अगर आप उनसे जुड़ते हैं तो वे सच्चे ड्रैगन कबीले की शिकायत आर्य अकेडमी के मुख्य कार्यालय से करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको न्याय दिलाने में मदद करेंगे। राधिका ने अपनी बात खत्म करने के बाद राहत की सांस ली। ये स्पष्ट था कि नीलांबर दिव्य महाद्वीप की आर्य अकेडमी ने ये मान लिया था कि रियांश उनकी संरक्षण के योग्य है और वे उसके लिए सच्चे ड्रैगन कबीले के खिलाफ जाने को भी तैयार थे। दुनिया एक व्यावहारिक जगह थी। लोग जिसे मूल्यवान समझते थे उसकी देखभाल करते थे, लेकिन जिसे बेकार समझते थे उनकी उन्हें जरा भी परवाह नहीं होती थी। गुरुजी, कृपया वे 3 लाख सोने के आध्यात्मिक क्रिस्टल उन्हें लौटा दें। राधिका ने रियांश की ओर तिरछी नजर डालते हुए पूछा, क्या तुम नीलांबर दिव्य महाद्वीप के आर्य अकेडमी में नहीं जा रहे हो? मैं कल नीलांबर दिव्य महाद्वीप जा रहा हूँ, लेकिन मैं अकेडमी में शामिल नहीं होऊंगा, रियांश ने उत्तर दिया। राधिका कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, आर्य अकेडमी की सुरक्षा के बिना नीलांबर दिव्य महाद्वीप पर आपके प्रकट होते ही सच्चा ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से आपका पीछा करेगा। आपको, रियांश ने बीच में ही बुदबुदाते हुए कहा, मेरा जीवन भाग्य के हाथ में है। अगर वे मुझे नहीं मार सकते तो मैं छोटी अनन्या को पुनर्जीवित करूंगा और एक दिन सच्चे ड्रैगन कबीले का सफाया कर दूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं छोटी अनन्या के साथ ही मरूंगा। इतना कहकर रियांश उठ खड़ा हुआ और चला गया। हालांकि कुछ याद आने पर वो रुक गया। उसने मुड़कर राधिका को हल्का सा प्रणाम किया। मैं अब नीलांबर दिव्य महाद्वीप जा रहा हूँ। गुरुजी, कृपया अपना ख्याल रखें। रियांश मुड़ा और आगे चलने लगा। वो कल के बजाय आज ही जाने वाला था। नन्हे रियांश, राधिका चिल्लाई। रियांश ने मुड़कर उसकी ओर देखा। राधिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम वापस आओगे? रियांश काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। इतना कहकर वो आखिरकार वहां से चला गया। राधिका ने देखा कि रियांश की आकृति रात के अंधेरे में विलीन हो गई। तुम्हें वापस आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। चांद चमकीला था, लेकिन रात ठंडी थी। राधिका रात की ठंड में बिल्कुल अकेली रह गई थी। सोड मास्टर स्टोरी को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें टेल टाइम FM यूट्यूब चैनल को।